थोड़ा गड़बड़ लगी है उन्होंने, कुछ हिले है नहीं है तो ठीक है। हाँ साइड से कुछ हिले है थोड़ा बस ठीक है बस ठीक है। इकॉनमी आज हो जाएगी मेरी। हाँ अब और नहीं फिर उसमें आई उसके बैच में फिर से दोबारा से हरकतें शुरू किसी और सर ने हैं मतलब आप भी करवानी मैंने करवानी इकोनॉमी में आप ही नहीं करवानी दोबारा से। हाँ वो सर कहते हैं आईएएस के बैच में शुरू से कराना जीडीपी से। हाँ तो आप तो बेसिकली इकोनॉमी पीसीएस के लिए कवर है आईएएस के लिए। इससे आप मॉडर्न हिस्ट्री कैसे कराने को मॉडर्न हिस्ट्री कराने नहीं जो कराया आईएएस लेवल की है। अभी डिटेल नहीं की ना आपने, हमने तो मतलब कि क्रैश कोर्स की तरह कराया ना थोड़ा सा किया। हाँ उसमें बहुत डिटेल में चल जाएगी, वो तो खत्म होने को नहीं आते। अभी अगर मैं इतनी डिटेल अभी कराता ना तो मैं डर जाना था। अब ये कम से कम कंफर्टेबल तो हो गया ना इकोनॉमी से। चलिए आज का हमारा टॉपिक है प्लानिंग एंड एलपीजी रिफॉर्म्स। तो बेसिकली हम आज दो चैप्टर्स को कवर करेंगे। पहला हम करेंगे प्लानिंग को और दूसरा हम करेंगे एलपीजी रिफॉर्म्स। ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म्स यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है जी। चलिए प्लानिंग क्या होती है? असल में क्या है, हर कंट्री के पास रिसोर्सेज है। वो रिसोर्सेज किसी टाइप के भी हो सकते हैं, आपके एग्रीकल्चर रिसोर्स, मिनरल रिसोर्स, ठीक है, एक्सेट्रा।
वाटर रिसोर्सेस लगा लो आप, तो ये सारे के सारे क्या है, रिसोर्सेज हैं हमारे, ठीक है जी। तो रिसोर्सेज तो हैं, पर उन रिसोर्सेज को किस तरह से यूज करना है। अब रिसोर्सेज तो कीनिया के पास भी हैं, रिसोर्सेज तो जिम्बाब्वे के पास भी हैं, तो वो हमसे आज वो डेवलपिंग कैटेगरी में क्यों नहीं आए, क्योंकि उनके पास उसको यूज करने का एक प्लान नहीं था, ठीक है। तो प्लानिंग क्या है, अपने रिसोर्सेज को एक इस तरह से यूज करना ताकि वो राइट डायरेक्शन में उसकी यूसेज हो, पहली बात, ठीक है। अल्टीमेटली उन रिसोर्सेज को यूज करके अपने देश की क्या की जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ की जाए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन रिसोर्सेज को सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। रिसोर्सेज पड़े हैं, उनको पहले तो राइट डायरेक्शन में यूज करो, ठीक है, ताकि हमारे देश की क्या हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उन रिसोर्सेज को इक्वली सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ठीक है। ये नहीं कि आपने 10% लोगों को अंबानी अडानी को ही दे दिया, बाकी सब बिल्ले बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं, इक्वली सब लोगों को उसका बेनिफिट मिले, ठीक है। तो इस टेक्निक से आप ये क्या करते हो, प्लानिंग करते हो, ठीक है, आपने डिसीजंस लिए इसके ऊपर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी कंट्री के लिए। प्लानिंग समझ में आ गया, ठीक है जी। आगे चलिए, प्लानिंग की हिस्ट्री क्या है, वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ ही लेंगे। वर्ल्ड ने सबसे पहले प्लानिंग कब देखी, बेसिकली ये जो है इसका ओरिजिन हुआ था सोवियत संघ में, ठीक है। असल में था क्या कि उस समय जो मेन पावर्स थी वो कौन सी थी, सोवियत संघ, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम ये चीजें, ठीक है। आपका अमेरिका, फ्रांस, ये मेन पावर थी, ठीक है। तो ये दशक था 20s का। अब हुआ क्या, 1926 से 28 के बीच में विश्व में बहुत बड़ी मंदी आई, बहुत बड़ी मंदी आई, लोगों की नौकरियां चली गई, ठीक है, लोगों के पास काम नहीं था, सब बिल्ले बैठ गए जाके, कंट्रीज डूबनी शुरू हो गई। और ज्यादा जो इसका इम्पैक्ट पड़ा वो किसमें पड़ा, कैपिटलिस्ट कंट्रीज, खासकर ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, अमेरिका, फ्रांस, ये क्या कैपिटलिस्ट कंट्री है, यहाँ पर क्या कैपिटलिज्म है, हम वर्ल्ड हिस्ट्री में इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इन कंट्रीज में क्या हुआ, इसका इफेक्ट आना शुरू हो गया। अब कैपिटलिज्म किस में चलता है, डिमांड एंड सप्लाई में। ये लोग इस बात को मानते हैं कि हम उसी चीज को प्रोड्यूस करेंगे जिसकी डिमांड ज्यादा है, समझना, कुर्सी की डिमांड ज्यादा, तुम टेबल प्रोड्यूस करके बैठ जाओ, भैया वो टेबल में तो बैठ के करने नहीं वाला, ठीक है। ये इस फिनोमिना में चलते हैं कि मार्केट क्या डिमांड कर रही है, जो मार्केट डिमांड करेगी उसी को प्रोड्यूस करना है, उसी को आगे सेल करना है, ठीक है जी। तो ये चलता है मार्केट फोर्सेस पे, पहली बात। और इसका जो अल्टीमेट एजेंडा है वो क्या है, प्रॉफिट मेकिंग। इसका अल्टीमेट एजेंडा क्या है, प्रॉफिट मेकिंग। तो कैपिटलिस्ट कंट्री, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, कैपिटलिस्ट। भारत में उससे ये नहीं देखा भारत को उजाड़ दिया, यहाँ पर गरीबी ला दी, उसको कोई मतलब नहीं है, रिलीजन में कन्वर्ट कर दिया, उनको अपना काम चाहिए था, उन्होंने उठाकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने लोगों को क्रिश्चियंस बना दिया। अपने कोट पैंट बेचने थे ना, तो अगर आप हिंदू धर्म में रहोगे तो धोती पाओगे, तो कोट पैंट कहां से पाओगे, उन्होंने उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया। और अल्टीमेट एम क्या है कि अपने प्रोडक्ट को बेचना, ठीक है जी। तो ये चलती है सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग में, इसको कोई लेना देना नहीं कि सोसाइटी के लेवल पे इसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है जी। बड़ी बड़ी कंट्रीज, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, अमेरिका, फ्रांस डूबने के कगार पर, बहुत बड़ा रिसेशन वहां पर आ गया। और ब्रिटेन की तो जो लंदन की स्टॉक एक्सचेंज थी उसके ऊपर लिखा आ गया, द ग्रेट वर्ल्ड डिप्रेशन।
ठीक है जी। पर दुनिया में एक ऐसी कंट्री भी थी जो इस रिसेशन से अछूती थी, वो कौन सी थी? सोवियत संघ। सोवियत संघ। और हम मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे ना, मैं आपको जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस का बताऊंगा। जब रिसेशन आया था ना, जवाहरलाल नेहरू कहां पर थे? वो अपनी वाइफ का कैंसर का इलाज करवाने गए थे स्विट्जरलैंड। ठीक है, उनको वहां पर पता लगा कि एक ऐसी इकोनॉमी भी चल रही है, पूरे विश्व में रिसेशन है और वहां पर रिसेशन नहीं है। वो यहाँ पर विजिट किए। ठीक है, तो उन्होंने वहां पर क्या देखा? ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ ग्रेट लीडर्स स्टालिन, लेनिन, ये इकोनॉमी बच गई। जब उन्होंने अंदर जाके देखा कि ऐसे क्या चीज थी, तो उन्होंने देखा पहली बात, ये इकोनॉमी है सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? रिसोर्सेज सारे किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है, और गवर्नमेंट उसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करती है कि इस देश के हर नागरिक को उस चीज का बेनिफिट हो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? वो क्या कर रही है? प्लानिंग से चल रही है। इनकी भी प्लानिंग ही नहीं है। ये तो कहते हैं जो मार्केट फोर्सेस है, जो डिमांड है कि हम वही बना देंगे। इन्होंने क्या किया? प्लानिंग से चला और अपने रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। दूसरा, यहां पर क्या था? 5 ईयर प्लान्स। तो जवाहरलाल नेहरू इनसे मिले थे, लेनिन से, स्टालिन से। ठीक है, तो उन्होंने बोला था कि हमारी इकोनॉमी इसलिए बच गई, हम हर 5 साल बाद क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं कि ये जो 5 साल है, फॉर एग्जांपल 2025 से 2030, हमने करना क्या? हमको पहले ही पता है कि हमने इंडस्ट्री को डेवलप करना है। 2030 से 2035 हमने एग्रीकल्चर को डेवलप करना है। 2035 से 2040 हमने हेल्थ को डेवलप करना है। हम एक एक सेक्टर को टारगेट लेके चलते हैं और उस हिसाब से डेवलपमेंट करके, जब एक सेक्टर डेवलप हो जाता है, हम कहां पर चलते हैं? अगले सेक्टर में शिफ्ट हो जाते हैं। नेहरू बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए इससे। ठीक है, और ये सुभाष चंद्र बोस और नेहरू, इनके एफर्ट से ही आजाद भारत में प्लानिंग को लाया गया। अगर नेहरू इनसे ना मिलते तो शायद हम भी प्लानिंग ना लेके आते और हम भी यहाँ पर कैपिटलिज्म की ओर चल पड़ते। ठीक है, देवर इन्फ्लुएंस कि जब पूरे दुनिया में रिसेशन है तो एक कंट्री में बची क्यों हुई है? क्योंकि वो प्लानिंग से चल रही थी। ठीक है, तो ये प्लानिंग की हिस्ट्री है। सबसे पहले यूएसएसआर ने इसको शुरू किया था। ठीक है, और इसका रिजल्ट इसको कब मिला था? 1926 से 28। ठीक है, अब ये यूएसएसआर कैसे बना, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 26 से 28 में ये क्या था? रशिया था। जब यूरोपियन कंट्रीज ने देखा ना, ये हम तो उजड़ गए, अमेरिका उजड़ गया, ब्रिटेन गरीबी के कगार पे आ गया। ठीक है, एक ऐसी कंट्री है जो अभी भी मतलब संदर्भ है, तो जो यूरोप की कंट्री थी वो इनके साथ जुड़ने लग पड़ी। फॉर एग्जाम्पल पोलैंड, आज का आपका यूक्रेन, एक टाइम पे इनका पार्ट था। ठीक है ना, बेलारूस। ठीक है, ये सारी कंट्रीज इसके साथ जुड़ने लग पड़ी और उन्हें बोला भैया जो तुमने किया हमको भी तो बताओ ना वो क्या चीज है। रिजल्ट 1940 आते आते रशिया किसमें ट्रांसफर हो गया? यूएसएसआर। ये इसकी कहानी है। बस एक प्लानिंग, उसने प्लानिंग की थी जिसके कारण इतना देश, इतना बड़ा संघ बन के बैठ गए, यूएसएसआर बन गए। ठीक है जी, तो ये क्या है? हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, अगर हम वर्ल्ड के संदर्भ में देखें। ठीक है जी, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ गया ये? अच्छा, नोट्स हाँ इकोनॉमी के कुछ कटे हुए हैं साइड से ना, वो अशरम पाल भी कह रहा था मुझे ऑनलाइन में। तो फिर फाइनेंशियल मार्केट के ठीक है, और एग्रीकल्चर बैंकिंग के थोड़े कटे हुए हैं, वो मैं आज ना सेट करके उसको दे दूंगा, मंडे तक मिल जाएंगे आपको। हिस्ट्री की उन्होंने अपलोड कर दी है, एक दो चैप्टर रह गए, बाकी सारे अपलोड करती हैं। चलिए आगे चलिए, भारत के संदर्भ में प्लानिंग की क्या हिस्ट्री है? अच्छा, रीजनल किंगडम के, अब देखो आपके काफी अपलोड हो गए हैं। देखो मैडम ने कहा था कि 1-2 रह गए हैं, मेडिवल इंडिया के जो भी रह गए मैं करवा दूंगा। अब इकोनॉमी के जो कटे हुए हैं ना उसको सेट करके भेजूंगा मैं। ठीक है, कोशिश करूंगा प्लानिंग के भी साथ ही भेज दूंगा, डब्ल्यूटीओ के भी साथ भेज दूंगा। ठीक है जी, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको अगले हफ्ते मिल जाएंगे। चलिए, अब भारत में
एक पर्सनैलिटी आई जिनका नाम क्या था, दादा भाई नौरोजी, पढ़ा हुआ आपने पे। और उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम क्या हुआ था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले उन्होंने ये हाईलाइट किया कि भारत, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था एक टाइम पर, आज वो कौन सी कंट्री बन चुकी है, पुअर बन चुकी है, ठीक है। और उनका ये मानना था कि ये पॉवर्टी का सबसे बड़ा कारण क्या है भारत के अंदर, ब्रिटिश। क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई उसने सिर्फ अपना बेनिफिट देखा और उसकी जो पॉलिसी थी, हालांकि हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, मॉडर्न इंडिया बहुत जल्दी क्रैश कोर्स शुरू होने वाला है, ठीक है। आप इसको ज्वाइन जरूर करना, हमने 10 लेक्चर मॉडर्न इंडिया खत्म कर देनी है, सारा कराऊंगा आपको मैं, ठीक है जी। तो उसने बोला कि बेसिकली जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी पॉलिसीज ऐसी थी यहाँ पर, जिसके कारण क्या हुआ, भारत में पॉवर्टी आ गई, ठीक है। अब पॉवर्टी कैसे आ गई उसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। वैसे तो बहुत एस्पेक्ट है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है जी। ये क्या एस्पेक्ट था, अंग्रेज भारतीयों को कहते थे कि भैया आप वीट राइस कम उगाओ, आप नील की खेती करो यानी इंडिगो, आप टी की खेती करो, कॉफी की खेती करो, कॉटन की खेती करो। वो कहते हैं ये क्यों, ये तो बेसिकली कैश क्रॉप्स है, ठीक है। वो कहते हैं कि अगर तुम इसकी खेती करोगे हम यहां से सस्ते में उठाएंगे और इसको कहां बेचेंगे, यूरोप में, ठीक है। शुरू में तो उन्होंने प्यार मोहब्बत से करवा लिया, बाद में जब उन्होंने भारत को जीता, प्लासी के बाद, बक्सर के बाद, डंडा लेके कराने लग पड़े बोले कि अब अथॉरिटी कौन है, हम है, ठीक है। अब हुआ क्या इससे कि भारत के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम होगी, अब किसान क्या उगाने लग पड़ा, ये चीज उगाने लग पड़ा, ठीक है। किसान की कॉस्टिंग कितनी थी, 10 रुपए, वो से उठा लेते थे 5 रुपए, और इसको तिगने चुगने दाम में कहां पर बेचते थे, यूरोप में बेचते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी हाई, ब्रिटेन हाई, महारानी ऐश कर रही है, और भारत में क्या आ गई, पॉवर्टी, ठीक है। तो उन्होंने बोला ये बेसिकली पॉवर्टी का कारण क्या है, क्योंकि ब्रिटिश रूल जो है वो हमारे लिए सही नहीं है। और इन्होंने बोला था कि अगर आप भारत का फ्यूचर देखना चाहते हैं तो भारत को अब किस तरफ जाना पड़ेगा, एक प्लैंड इकोनॉमी बनना पड़ेगा, जो ब्रिटिश नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये क्या ब्रिटिशर्स की कॉलोनी है। कॉलोनी का मतलब क्या होता है, जहां से वो रॉ मटेरियल उठाए और उसी को, कॉटन उठाया, टी शर्ट बनाई, फिर से यहाँ पर दोगुने दाम में बेच दी। ये आपकी मार्केट है, जहां से आप उठाते हो रॉ मटेरियल और यहीं पर ही आके माल बेचते हो। तो वो तो कभी नहीं चाहेगा ना कि मेरी कॉलोनी के लोग इंटेलिजेंट हो जाए, वहां पर डेवलपमेंट हो जाए, तो हम तो वैसे ही आउट हो जाएंगे। तो उसने कहा जब तक यहाँ पर ब्रिटेन बैठा हुआ है तब तक यहाँ पर पॉवर्टी जा नहीं सकती। अगर भारत को आपने उठाना है तो भारत के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लैंड इकोनॉमी। सबसे पहला वर्ड प्लानिंग का दादा भाई नौरोजी ने उस समय कह दिया था जब यूएसएसआर ने भी शुरू नहीं किया था। आप सोच सकते हो कितने बड़े इकोनॉमिस्ट थे। 80s की बात है, 1875 1880, और यूएसएसआर कब लेके आ रहा है, 1920 में। 40 साल पहले उन्होंने पहले बोल दिया था कि अगर किसी नेशन को डेवलपमेंट के रास्ते में चलना है तो उसको प्लान्ड इकोनॉमी लेके आनी, प्लानिंग होनी चाहिए आपके पास, तभी आप डेवलपमेंट में चलोगे, नहीं तो आप ऐसे ही है फिर सिस्टम, ठीक है जी। हाँ जी अशरफ, मैं इकोनॉमी का ठीक करूंगा, मैंने बता दिया, आज ठीक करके उसको फिर भेजता हूँ मैं इनको, ठीक है जी। समझ में आ गया। तो ये पहला एपिसोड किसका था, दादा भाई नौरोजी। आगे लिखिए अगला कंट्रीब्यूशन, सर एम विश्वराया। सर एम विश्वराया ऐसा माना जाता है 1934 में उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था, प्लैंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। और फॉर्मल अगर हम स्टार्टिंग माने, भारत में प्लानिंग की स्टार्टिंग जो होती है वो कहां से होती है,
यहां से पूरी बुक ही डेडिकेटेड थी कि किस तरह प्लानिंग बनती है, किस तरह प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया जाता है। फॉर्मल स्टार्टिंग अगर आप कहोगे भारत ने प्लानिंग की कहां से की, यहां से शुरू होगी थी। और आप टाइम पीरियड देखो, ब्रिटिश शासन में थे हम लोग, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का टाइम पीरियड चल रहा है ये, ठीक है। तो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि प्लानिंग कैसे होगी, ठीक है, वो अपनी किताब में उन्होंने लिख दिया था। आगे चलिए, अगला कॉन्ट्रीब्यूशन था जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि मैंने आपको बताया वो अपनी वाइफ का इलाज करवाने गए थे यूरोप, ठीक है, तो वहां पर वो लेनिन से मिले, स्टालिन से मिले, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इससे इंटरेस्ट थे। तो अल्टीमेटली ठीक है, मैं रीजनल किंगडम के भी करेक्ट कर दूंगा, कोई बात नहीं। आज मैं इकोनॉमी की करूंगा, फिर रीजनल किंगडम के भी कल कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया किस तरह वो यूएसएसआर के स्टालिन से मिले, लेनिन से मिले, ठीक है जी। तो अल्टीमेटली उन्होंने एक कमिटी बनाई जिसका नाम क्या था, नेशनल प्लानिंग कमिटी। और ये कमिटी उन्होंने कब बनाई थी, 1935 से 1936, फिर से ब्रिटिश रूल भारत में, और कांग्रेस ने एक अपनी कमेटी बना दी। देखो प्लानिंग कमीशन की शुरुआत हो चुकी है यहाँ से, ठीक है। बट हुआ क्या, क्योंकि अब यहाँ इसके आगे जो पीरियड था 40s तक, उसके आगे अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होगी, भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो गया, ये आपस में फंस गए सारे। तो इनको टाइम ही नहीं मिला कि इस कमेटी को वो एग्जीक्यूट कर सके। पर देखो फिर भी उन्होंने इंस्टीट्यूशन की डेवलपमेंट कर दी थी, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को तो एक्सपीरियंस था ना इस चीज का। उन्होंने 1935 से 1936 में इसकी शुरुआत कर दी थी। आगे चलिए, बॉम्बे प्लान 1940। तो बॉम्बे प्लान बनाया किसने, बेसिकली कुछ 15 इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कहां के, बॉम्बे के, ठीक है। उन्होंने इस चीज के ऊपर स्टार्टिंग करनी शुरू की, ठीक है जी। आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ और इंडस्ट्री जुड़े, 30 से 40, 40 से 50 लोगों का एक संघ बन गया, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे भारत के, ठीक है। उन्होंने एक प्लान बनाया 1940 में, जिसका नाम क्या था, बॉम्बे प्लान। और ये प्लान जो था कितने साल का था, 15 साल का। उन्होंने बोला हमने इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो किस तरह से पैसे की इन्वेस्टमेंट की जाए ताकि जो इंडस्ट्रीज हैं उसकी ग्रोथ हो। उसके लिए उन्होंने एक 15 साल का प्लान बना दिया। मतलब आज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में करना है, कल हमने दूसरी कॉटेज इंडस्ट्री में करना है, बाद में हम तीसरी इंडस्ट्री में कर देंगे। इस तरह उन्होंने 15 ईयर्स की स्ट्रेटेजी बना दी, किस तरह पैसे को एलोकेट करना है ताकि 1955 तक भारत इंडस्ट्री का हब हो जाए। प्लान है ना, प्लान के हिसाब से, ठीक है जी। तो ये किसने बनाया, बॉम्बे प्लान। पर बात वो ये ना, सिचुएशन देखो ना, टाइम पीरियड के हम गुलामी में है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम, ब्रिटिश गवर्नमेंट आपको छोड़ नहीं रही है, भारत के लोग क्विट इंडिया मूवमेंट में फंसे हुए हैं, तो ये एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे। पर प्लानिंग की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। आगे चलिए, सर एन अग्रवाल। अब सर एन अग्रवाल ने एक प्लान बताया जिसका नाम क्या था, गांधीयन प्लान। अब गांधीयन प्लान क्या है, ठीक है, वैसे तो आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में पढ़ोगे, जो पॉलिटिक्स सर पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो गांधी की जो स्ट्रेटेजी थी ना, वो बेसिकली क्या थी, वो चरखे को चलाते रहते थे, ठीक है। तो उनका अल्टीमेट एजेंडा क्या था, विलेज की डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट और कॉटेज इंडस्ट्री की डेवलपमेंट। उन्होंने क्या था कि जो आम तबका है ना, वो इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। आज भी आप देखो ना, लुधियाना में होजरी की इंडस्ट्री है, तो होजरी की इंडस्ट्री में कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है वहां से। सारा यूपी बिहार यहाँ के बैठा हुआ लुधियाना में। मतलब आप कई बार जाओ ना इंडस्ट्रियल एरिया में, आपको ऐसा लगे हम बिहार में आ गए, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है, ठीक है। तो गांधी ये बात कहते थे कि भारत का जो 70% लोग हैं वो आज भी रूरल एरियाज में है, ठीक है।
तो हमको पहली बार रूरल एरियाज की डेवलपमेंट करनी चाहिए और दूसरा ऐसी इंडस्ट्री की डेवलपमेंट करनी चाहिए जिससे क्या हो, जो मैक्सिमम लोगों उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। ठीक है, तो उनका हमेशा ये प्लान था कि विलेज और कॉटेज इंडस्ट्री को हमेशा आप डेवलप करो। ठीक है जी, तो इसलिए सर एन अग्रवाल ने भी किस प्लान का मॉडल बनाया, गांधीयन प्लान, जिसका मेन फोकस क्या था, विलेज डेवलपमेंट एंड कॉटेज इंडस्ट्री डेवलपमेंट। ठीक है जी, आगे चलिए। एम एन रॉय, अब एम एन रॉय ने भी इसके ऊपर बहुत बड़ा काम किया। अब ये बंदा कौन है, मॉडर्न इंडिया में आप पढ़ोगे कम्युनिस्ट, भारत में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्टार्ट करने वाला बंदा कौन था, ये था। ये बंदा ताशकंद में चला गया, ठीक है, वहां पर कम्युनिस्ट बैठे रहे, वो कम्युनिस्ट की भाषा सुन के बड़ा इंप्रेस हो गया। हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम इस बंदे की। और कम्युनिस्ट क्या कहते हैं, स्टेट ही नहीं होना चाहिए, नक्सलवाद कम्युनिस्टिज्म की ओर चलता है, स्टेट होना ही नहीं चाहिए। वो कहते हैं अगर स्टेट है, देखो ना स्टेट है तो उसमें क्या होगा, स्टेट ने क्या किया, किसान उठा दिए ना वहां से, स्टेट ने क्या किया, किसानों को उठा दिया ना। अल्टीमेटली किसकी बात सुनी, अगर आप मीडिया रिपोर्ट्स की बात सुनो ना, तो वो ये कह रहे हैं कि लुधियाना में इलेक्शन होने थे, इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो इनसे परेशान थे क्योंकि उनका रॉ मटेरियल वगैरह नहीं आ रहा था। ठीक है ना, तो उन्होंने गवर्नमेंट को बोल दिया कि भैया अगर आपने इसको ना उठाया तो हम आपको वोट नहीं डालेंगे। ठीक है, तो लुधियाना में बाई इलेक्शन है, करकरी हो जानी थी, उन्हें रातों रात उठा दी। तो अल्टीमेटली आपने किसकी सुनी, कैपिटलिस्ट की सुनी। एम एन रॉय किस फिलॉसफी को लेके आया, मार्क्स की फिलॉसफी को लेके आया। मार्क्स क्या बात बोलता है कि अगर स्टेट है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, दो क्लासेस हो जाएंगी, एक है व एक हैव नॉट है, जिनके पास है और जिनके पास नहीं है। जिनके पास है जो अमीर लोग हैं वो, जिनके पास नहीं है जो गरीब लोग हैं उनकी एक्सप्लॉयटेशन करते हैं और स्टेट कुछ नहीं करता, स्टेट सिर्फ उनकी ही सपोर्ट करता है। अल्टीमेटली क्या होता है कि जो पुअर क्लास है वो इतना तंग आ जाती है कि वो रिवोल्ट कर देती है। किसान आंदोलन था ना एक तरह का, वो रिवोल्ट कर देती है और स्टेट को हटा देती है, खुद कंट्रोल कर लेती है और अपने हिसाब से सारे रिसोर्सेज को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ये मार्क्स की थ्योरी है, ये नहीं हो सकता कभी पॉसिबल। स्टेट होना भी बहुत जरूरी है। अगर आज स्टेट ना हो तुम पे तो पाकिस्तान अटैक कर दे, अगर आज मोदी गवर्नमेंट ना बैठी हो पाकिस्तान तो यहां तक, ठीक है ना। पर एम एन रॉय ने सबसे पहले भारत में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को लेके आने वाले कौन थे, एम एन रॉय। अब देखो ना, एम एन रॉय है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी किसकी बात करती है, लेबर कोटे की बात करती है, कैपिटलिस्ट की बात नहीं करती। तो एम एन रॉय ने भी सबसे पहले जो बात की, उन्होंने बोला प्लान ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ किसको सपोर्ट दे, एग्रीकल्चर को। दिखता है ना, उनकी आइडियोलॉजी दिखती है इसके अंदर। उन्होंने ये नहीं बोला कि इंडस्ट्री को सपोर्ट करनी चाहिए, भैया वो कैपिटलिस्ट नहीं हुआ है, वो कम्युनिस्ट है। अगर वो कैपिटलिस्ट होता वो क्या कहता, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को ग्रो करना चाहिए, वो क्या है, कम्युनिस्ट है। उसने क्या बोला, एग्रीकल्चर को ग्रो करना चाहिए। ठीक है, तो इसका ये मानना था कि अगर एग्रीकल्चर पीक में जाएगी तो बाकी सेक्टर्स अपने आप पीक में चल जाएंगे, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को दिखाता है। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। आगे चलिए, अगले जो थे वो कौन थे, जेपी नारायण। और जेपी नारायण जो प्लान लेके आए वो कौन सा था, सर्वोदय प्लान। सर्वोदय प्लान किसके प्रिंसिपल्स पे चलता है, गांधी के प्रिंसिपल पे प्लस आचार्य विनोबा भावे। पढ़ा था ना हमने इनके बारे में, जिन्होंने भूदान मूवमेंट चलाई थी। अगर किसी ने एग्रीकल्चर की क्लास लगाई हो तो मैंने आपको बताया था कि भूमि को दान करो और फार्मर्स को दो। ठीक है, इन्हीं के एफर्ट से ही लैंड एक्विजिशन एक्ट आया था, लैंड रिफॉर्म्स आए थे। ठीक है ना, तो आचार्य विनोबा भावे और गांधी ने ये मूवमेंट, इनकी आइडियोलॉजी से उसने क्या बनाया, सर्वोदय प्लान। तो सर्वोदय प्लान भी किस चीज पे फोकस करता था, स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज।
तो उनका प्लान भी ये कहता था कि अगर आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री को डेवलप कर लोगे तो अल्टीमेटली ज्यादा लोग एम्प्लॉयड होंगे, वो आपको टैक्स देंगे, ठीक है, और अल्टीमेटली भारत इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो ये ना कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, ये ना एक बार पंजाब पीसीएस में भी आ चुका है, बॉम्बे प्लान, सर्वोदया प्लान, ठीक है, वो आपसे पूछ लेंगे ये किस चीज से, इनका फोकस क्या था। ये क्वेश्चन आ चुके हैं, ये नहीं लग नहीं है, ये 2009 में आप देख लो पंजाब पीसीएस क्वेश्चन, मुझे पता कि मैं पंजाब पीसीएस दिया था उस समय, क्वेश्चन आए हुए थे सारे बॉम्बे प्लान वाला, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे कि उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, बेसिकली वो किस आइडियोलॉजी से वो प्लानिंग कर रहे थे। देखिए फिर हम आगे चलें, टाइप्स ऑफ प्लानिंग। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए आगे चलिए, टाइप्स ऑफ प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग कितने टाइप्स की होती है? चलिए लिखना शुरू करिए, एक एक प्लानिंग लिखेंगे, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। पहली प्लानिंग लिखिए सेक्टोरल प्लानिंग। दूसरी प्लानिंग लिखिए रीजनल प्लानिंग। तीसरी लिखिए सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। चौथी लिखिए डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। चलिए पहले हम इन चार को पढ़ेंगे, अभी और भी टाइप्स बहुत है, पहले हम इन चार की ओर फोकस करेंगे। पहली है सेक्टोरल प्लानिंग। जब भी आप प्लान बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप 5 ईयर प्लान ही बना रहे हैं, ठीक है, और उस प्लान में आप क्या कर रहे हैं, सेक्टर्स की डेवलपमेंट के हिसाब से देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेन सेक्टर्स कौन है? प्राइमरी सेक्टर, ये किससे डील करता है? एग्रीकल्चर वगैरह से, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर ये किससे डील करता है? इंडस्ट्री से। टर्शरी सेक्टर ये किससे डील करता है? आपकी सर्विसेज से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने प्लान इस हिसाब से बनाया कि पहले 5 साल हम किसकी डेवलपमेंट करेंगे? एग्रीकल्चर सेक्टर। ये हो गया। उसके बाद हम कहां जाएंगे? इंडस्ट्री की ओर। उसके बाद हम कहां जाएंगे? टर्शरी सेक्टर की ओर। हो गया, कंप्लीट है। फिर से हम कहां पर आएंगे? एग्रीकल्चर की ओर, ठीक है। तो ये क्या हो गया? सेक्टर वाइज आपने इसकी प्लानिंग को चलाया, इसको हम क्या कहते हैं? सेक्टोरल प्लानिंग। क्लियर है जी। दूसरी है रीजनल प्लानिंग। रीजनल प्लानिंग फॉर एग्जांपल पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, ये एक रीजन हो गया, J&K। दूसरा रीजन आपका महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, ठीक है, आपका केरला। तीसरा रीजन आपका हो गया उड़ीसा, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु। इस तरह आपने क्या किया? देश की डिफरेंट स्टेट्स को डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड कर दिया। नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, ईस्ट रीजन, वेस्ट रीजन, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है जी। और आपने क्या किया? फॉर एग्जांपल 5 साल हम एक रीजन को देखेंगे, इस रीजन की डेवलपमेंट करेंगे, अगले 5 साल हमारा फोकस यहां पर रहेगा, फिर अगले 5 साल हम तीसरे रीजन में चले जाएंगे। इससे क्या होगा कि स्टेट की जो है बैलेंस डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाए। ये नहीं कि आज महाराष्ट्र में इकोनॉमिक ग्रोथ है तो बाकी जगह नहीं है। हमारे स्टेट्स की प्लानिंग में डिफॉल्ट है। मैं कल मोहाली गया, मैं तो देख के हैरान हो गया, मोहाली को बॉम्बे बना हुआ है। मैं तो चंडीगढ़ पढ़ाने जाता हूँ, मुझे तो ये लगता था भैया जो खरड़ के ऊपर पुल टप है यही मोहाली है।
मैं तो ही सोचता था वो किस डॉक्टर को मिलने गया एयरपोर्ट रोड पे, मैं तो देख के हैरान हो गया भैया इन्फोसिस आ गई वहां पर, आईटी पार्क चालू होने वाला है। बड़े बड़े जो बैंक्स हैं, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक, उनका जो मेन जोन का हेडक्वार्टर था ना नोएडा में था, वो मोहाली शिफ्ट हो गया और नक्शा ही बदला पड़ा। इसका मतलब क्या किया, अब आप मोहाली को देख लो और अब जलंधर को देख लो। आपकी प्लानिंग में क्या है, डिसबैलेंस है, डिसबैलेंस हुआ पड़ा। जितनी आईआईटी आपने वहां भेज दी, मालवा में भेज दी, सीएम मालवे के आए, जितने भी आए उन्होंने सारी डेवलपमेंट मालवा में कर दी। अब दुआबे का माझे का कोई सीएम नहीं आ रहा, वो यहाँ पर डेवलपमेंट हो ही नहीं रही। इसको स्टेप मतलब तभी लोग भाग रहे हैं, नौकरियां ही नहीं है यहाँ पर। हम कहते हैं ना कि यहाँ पर मतलब कि पंजाब में नौकरियां नहीं है, मैं कहता तुम वहां जाके देखो, भरे पड़े हैं लोग वहां पर नौकरियां कर रहे हैं। और उनकी, मेरे को कल डॉक्टर बताता, उनकी मतलब कि जो लॉन्ग टर्म प्लान है वो क्या है गवर्नमेंट का, कि चंडीगढ़ को यूटी स्टेटस खत्म करने वाले हैं वो। आधा चंडीगढ़ किसको, हरियाणा को दे देंगे, आधा चंडीगढ़ पंजाब को दे देंगे, ठीक है। और वो क्या बना देंगे, जैसे दिल्ली एनसीआर नहीं है, वो चीज बनाने लगे हैं। चंडीगढ़, कुराली, खरड़, मोहाली, पंचकुला, जीरकपुर, ये पूरा दिल्ली एनसीआर की तरह जोन बनाने लगे हैं। और यहाँ पर बॉम्बे की इंडस्ट्रीज भी आने वाली हैं, और हम यहाँ पर बैठे, यहाँ पर काम ही नहीं। आपकी प्लानिंग में गड़बड़ है, गड़बड़ है आपकी प्लानिंग में, ठीक है जी। रीजनल प्लानिंग। आगे चलिए सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। तो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही प्लान बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान को स्टेटों पे थोपती है। ना तो स्टेट से पूछा गया कि भैया हम पे प्लानिंग बिल कर रहे हो तो कुछ तो हमसे पूछ लो। अब फॉर एग्जाम्पल भारत, पंजाब का जो मेन है इकोनॉमी, वो एग्रीकल्चर सेक्टर, प्लानिंग में बना दिया हम यहाँ इंडस्ट्रियां लगाएंगे, किसान कहाँ जाएंगे, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने आप ही प्लान बनाया, अपने आप ही सब कुछ किया। आज तक कांग्रेस गवर्नमेंट ये करती आ रही है, आज तक। और इस नीति को किसने चेंज किया, मोदी गवर्नमेंट ने, जब वो क्या लेके आए हैं, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। हम पढ़ेंगे नीति आयोग, ये एक इंस्टीट्यूशन है जो डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की बात कर रही है। पहले प्लानिंग कमीशन था ना कांग्रेस का, वो जो करती थी वो स्टेट को बैठा देती थी, पूछती नहीं थी, अपने हिसाब से चलाती थी। हमने बना दिया, जो स्टेट के सीएम भी बैठे, भैया हमने बना दिया, तुमको अब करना पड़ेगा। यहां पर क्या है, नीति आयोग में थिंक टैंक है, डिस्कशंस हैं, आपके हिसाब से हम चलेंगे, ठीक है ना। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, इन स्टेट्स को भी आपने पूछा, यहां तक कि लोकल पंचायतों को भी पूछा, यहां तक कि डीसी को भी पूछा आपने कि आपको क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने स्मार्ट सिटी बनानी है, ये स्मार्ट सिटी तो हमने बनानी है, तो डीसी से तो पूछ लो कि इंफ्रास्ट्रक्चर है बनाने का। अब जलंधर कह दिया स्मार्ट सिटी, क्या से स्मार्ट सिटी बन जाएगी ये, सिस्टम भी तो होना चाहिए ना स्मार्ट सिटी का, हमने किस तरीके से चलना है, कैसे चलना है, ये नहीं चलना, ठीक है। तो जलंधर को उन्होंने स्मार्ट सिटी घोषित जरूर किया, ठीक है, पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्योंकि आपने पूछा भी है, डीसी से पूछा, स्टेट से पूछा, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उसको ये था कि हमको फंड मिल जाएंगे, हम खा जाएंगे, उसने कह दिया स्मार्ट सिटी बना दो यहाँ पर। अब जब नई गवर्नमेंट आ रही है, इनको भी पता लग रहा है कि अभी ये सिस्टम नहीं है ना सिलेक्टेड। अब राजपुरा को स्मार्ट सिटी बनाना था, अभी 2 दिन पहले न्यूज आ रही थी, राजपुरा को स्मार्ट सिटी बनाना है जी, इन्होंने नाम डाल दिया स्मार्ट सिटी का। मैं कहता हूँ राजपुरा में जमीनों के रेट देखो कहां पर है। 2 दिन पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने भगवंत मान गवर्नमेंट को बोला कि भैया हम जो तुमको कंडीशंस लगा रहे थे वो तुम नहीं कर रहे, हम आपको महीने का टाइम दे रहे हैं, अगर आपने नहीं किया हम ये स्मार्ट सिटी का टैग छीन कर राजपुरा से कहां ले जाएंगे, कुरुक्षेत्र। यार 2 दिन पहले की न्यूज है ये, आपसे पूछ के लगाया गया, ठीक है। सेंटर अपना काम कर रही है, आप कर ही नहीं रहे उसके ऊपर काम। तो डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का मतलब क्या है, जब आप नीचे तबके से भी पूछो कि हम ये करना चाहते हैं, आपकी राय क्या है, ठीक है। पंजाब को पूछो कि भैया हम यहाँ पर इंडस्ट्री लाना चाहते हैं, वो आपको बताएगा ना मोहाली ले आओ, चंडीगढ़ ले आओ, ठीक है। आपको जी मैंने इंडस्ट्री भिक्खीविंड लेके आनी बॉर्डर सामने, वहां तो रोज ही ड्रोन उड़े देंगे। तो पूछना तो आपको तो पंजाब बताएगा ना कि कहां पर इंडस्ट्री लेके आनी है, कहां नहीं लेके आनी, ठीक है जी। तो इसको हम क्या कहेंगे, डिसेंट्रलाइज
प्लानिंग। क्लियर है जी? देखो इसको समझ आ गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? आगे है फाइनेंशियल प्लानिंग और फिजिकल प्लानिंग। अब फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है? फॉर एग्जांपल आपने 5 ईयर प्लान बना दिया और आपने देखा 5 ईयर प्लान में कि हमने फॉर एग्जांपल पंजाब में काम करना है, हरियाणा में काम करना है, छत्तीसगढ़ में और बिहार में। बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, हमने इसकी डेवलपमेंट करनी है, हमारा फोकस ये है। ठीक है जी। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है? अगर आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने आपको पैसा अलॉट कर दिया, हेल्प करेगी पैसे से, आपको फंड दे दिया, ठीक है, आप क्या बनाओ, पुल बनाओ, हाईवे बनाओ, आपने बनाना है। ठीक है जी। बाद में वो अलग बात है, पता लगे हाईवे है ही नहीं, खड्डे हैं, पैसे खा गए, वो अलग बात है। ठीक है जी। पर हमने आपको पैसा दिया। ये देखो अक्सर एलिगेशन लगते रहेंगे स्टेट गवर्नमेंट्स में, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है हमने पैसा दिया था, उस पर सही खर्च नहीं हुआ। कांग्रेस के टाइम में तो इतना बुरा हाल था, मुझे आज भी याद है। कोविड चल रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा दिया यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत। उन्होंने कहा कि ग्रीन हाउस गैसेस बढ़े। पराली का चक्कर क्या है? ये तो चक्कर है, डंडा है ना, ऑर्गेनाइज यूएनओ से डंडा है आपके ऊपर कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, रोको इसको। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? मशीनें दी, मशीनों के लिए पैसा दे दिया कि आप क्या करो, पराली को लपेट के, ठीक है, उसको आगे बेच दो। अब उन्होंने पैसा दिया खरबों रुपया, बैठी थी कांग्रेस गवर्नमेंट, वो खा भी गई। मशीनें खरीदनी थी 2000, उन्होंने खरीदी 500। अब सेंट्रल गवर्नमेंट पूछ रही है कि वो बाकी कहां गए? इन बिटवीन क्या हुआ? वो चले गए, दूसरी गवर्नमेंट आ गई। ठीक है। इनके उन्होंने पैसे रोके हुए हैं कि पहले हमको वो खाता बताओ कहां पर है। ठीक है जी। तो ये क्या हो गया? फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या होता है? गवर्नमेंट आपको सेंटर से पैसा दे देती है, करना आपने। ठीक है। आगे क्या है? फिजिकल प्लानिंग। फिजिकल प्लानिंग में क्या है? गवर्नमेंट आपको फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पर पुल बनाने हैं इन स्टेट्स में, गवर्नमेंट आपको पैसा नहीं देगी, पैसा आपको नहीं मिलेगा, पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी इसके ऊपर। इसके बदले आपको मैन पावर, मशीन्स, ये कौन देगी? गवर्नमेंट। पैसा उसके अपने कंट्रोल में है, स्टेट को कोई पैसा नहीं मिला। ठीक है जी। आपको जो गवर्नमेंट ने देना, क्या देना है? मैन पावर देनी है, मशीन्स देनी है, ट्रैक्टर, ट्रालियां, जो भी उसमें यूज होना है वो उन्होंने दे देना है। बस फिजिकल चीजें आपको दे देनी है उन्होंने, पैसा नहीं देना। देखो यहां पर क्या है? पैसा लॉट हो रहा है। अब पैसे में क्या करप्शन आ जाती है, पैसा इधर उधर हो जाता है। ठीक है। तो दूसरी प्लानिंग क्या है? फिजिकल प्लानिंग। पैसा नहीं आप दोगे, आप स्टेट को क्या दोगे? मैन पावर, मशीन्स। फिर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, स्टील दे दिया, सीमेंट दे दिया, मजदूर दे दिए, ये आपने स्टेट को दे दिया। ठीक है। पैसा नहीं आपने देना। हाँ, करेगा जो काम करेगा सेंटर करेगा। ठीक है। स्टेट का कोई रोल नहीं है, स्टेट का सिर्फ फैसिलिटेटिंग में रोल है कि आप बनाओ, हेल्प करो इसके ऊपर। हम सब कुछ क्या करेंगे? हम मैन पावर वगैरह सब कुछ हम देंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या हो गया? चेंजिंग आ गई है थोड़ी। क्लियर है? आगे चलिए, अगली प्लानिंग कौन सी है? फंक्शनल प्लानिंग और स्ट्रक्चरल प्लानिंग। फंक्शनल प्लानिंग का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल हमने एक प्लान इंट्रोड्यूस किया, सेकंड प्लान था जैसे कि आपका इंडस्ट्री को डेडिकेटेड था कि हमने इंडस्ट्रियां बनानी है, रोड के लिए स्टील प्लांट बनाया, दुर्ग स्टील प्लांट बनाया। ठीक है जी। तो हमने क्या एक प्लानिंग लेके आए कि हमारा इमीडिएट काम क्या है कि हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन पे काम करना है। ये आपकी प्लानिंग आ गई। फंक्शनल प्लानिंग में क्या होता है? आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन को तो प्रमोट किया, पर आपने बेसिक जो भारत का सोशल
इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसको नहीं चेंज किया। इसका मतलब क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन में तो काम किया, अब भारत में मेन चीज क्या है, एग्रीकल्चर है। आपने ये नहीं किया कि हम एग्रीकल्चर को कम कर देंगे, इंडस्ट्री को बढ़ा देंगे, आपने उसको नहीं चेंज किया, आपने एग्रीकल्चर को उतना ही रहने दिया, ठीक है, किसान है किसान उतने रहने दिए। आपने क्या दिया, उसके अलावा इंडस्ट्री की प्रमोशन कर दी। जो बेसिक सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था उसको नहीं छेड़ा, क्योंकि उनको पता ना कि भारत की ज्यादा पॉपुलेशन रूरल एरियाज में है, और वो कहां पर है, विलेजेस में, खेती बाड़ी में लगी हुई है। हमने उनको ये नहीं बोला कि भैया खेती बाड़ी छोड़ दो, स्किल डेवलपमेंट में आ जाओ, आप इंडस्ट्री लगा देते हैं, आप एग्रीकल्चर को कम कर दो, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने उनको चलते रहने दिया, हमने उसके साथ क्या किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन की डेवलपमेंट कर दी। तो जब आप बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ते किसी इकोनॉमी को और प्लानिंग करते, इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल प्लानिंग। ठीक है जी। अब जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, स्ट्रक्चरल प्लानिंग। फॉर एग्जांपल, भारत में प्लान बनता है कि हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, आपने किसानों को क्या बोला, अपनी जमीनें दे दो, ठीक है जी, अपनी जमीनें दो, हम यहां पर क्या करेंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्री, प्लांट्स लगाएंगे, ठीक है जी। किसान कहते हैं हम कहां जाएंगे, हम आपको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम देंगे, ठीक है, आपको स्किल देंगे, आपके बच्चों को स्किल देंगे, वो उसी इंडस्ट्रीज में काम करेंगे, इंजीनियरिंग का कोर्स करवाएंगे। आपने क्या कर दिया, बेसिक स्ट्रक्चर को हिला दिया। भारत की इकोनॉमी किस पे डिपेंड थी, एग्रीकल्चर पे, आपने उसको कहां डिवर्ट कर दिया, इंडस्ट्री पे। ऐसी प्लानिंग को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल प्लानिंग। जब आप किसी देश के सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दो अपने प्लानिंग को पूरा करने के लिए, इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल प्लानिंग। समझ में आ गया, स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया आपने इसको एग्जीक्यूट करने की। ठीक है जी, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ गया। अगली प्लानिंग है कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग एंड पार्शियल प्लानिंग। कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग एंड पार्शियल प्लानिंग। चलिए, कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग का मतलब क्या है, मिस्टर जगजीत चहल, थैंक्स, उसने कमेंट दिए मुझे, तो थैंक्स, मैं इतना ही कह सकता हूँ। ठीक है, मैं बोलूंगा नहीं कि वो अपनी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। चलिए, कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग और पार्शियल प्लानिंग। कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव का देखो ना, वर्ड देखो, कॉम्प्रिहेंसिव, ओवरऑल। ठीक है, ऐसी प्लानिंग जो सारे सेक्टर की डेवलपमेंट में आए, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। आपने एक ऐसी प्लानिंग की जिसमें आपने सारे सेक्टर्स को कवर कर दिया, एग्रीकल्चर को भी दे दिया, इंडस्ट्री को भी दे दिया, एजुकेशन को भी दे दिया, हेल्थ को भी दे दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी दे दिया, सारे सेक्टर्स को कंट्रोल कर लिया आपने। मतलब जितना भी पैसा लॉट होएगा सब होएगा, क्योंकि हमने ओवरऑल डेवलपमेंट देखनी है इकोनॉमी की। तो वो क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। ठीक है, पार्शियल प्लानिंग, फॉर एग्जाम्पल आप बोलो कि नहीं जी हमने तो एग्रीकल्चर को डेवलप करना है, आपका भी हेल्थ, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ध्यान नहीं है। ठीक है, मतलब आप किसी स्पेसिफिक सेक्टर को टारगेट करते हो। स्पेसिफिक सेक्टर को, आप सारे सेक्टर्स को नहीं देख रहे। फॉर एग्जाम्पल आपने एग्रीकल्चर को कह दिया, आपने मैन्युफैक्चरिंग को कह दिया, आपने हेल्थ सेक्टर को डेवलपमेंट, ठीक है, पर्टिकुलर सेक्टर को, तो वो क्या बन जाता है, पार्शियल प्लानिंग। पार्शियल प्लानिंग क्लियर है जी, समझ में आ गया आपको। देखिए इसको फिर आगे चलें, 5 ईयर प्लान्स जो हम लोगों ने
अब तक एग्जीक्यूट किए, इसके मेन पॉइंट्स लिखें और मैं आपको उसको पूरा डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है, कि क्यों हमने उस चीज को डाला, क्या हमारा प्लान सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, कैसी कंडीशंस आ गई, क्यों हमारा प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ, ठीक है। हम एक एक चीज को पढ़ेंगे। चलिए अगला हमारा टॉपिक रहेगा 5-year plans। चलिए फर्स्ट 5-year प्लान, लिखना शुरू करिए। फर्स्ट 5-year प्लान 1951 to 1956। देखो 5 साल ये प्लान 1951 to 1956 में, इन 5 साल में एग्जीक्यूट किया गया, ठीक है। अब देखो भारत आजाद हुआ है और भारत के आजाद होने के बाद बहुत समस्याएं थी, ठीक है। सबसे बड़ी समस्या थी भूखमरी। अगली समस्या पॉवर्टी, क्योंकि यार वो हमारा कुछ नहीं करके गए, वो कैपिटलिज्म है। कैपिटलिज्म कभी भी सोशल वेलफेयर की बात नहीं करता, वो सिर्फ प्रॉफिट मोटिव पे चलता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, बाद में ब्रिटिशर्स आए, अल्टीमेट एजेंडा ये था लूटो, ठीक है जी, टर्म लूटो। तो उन्होंने हमारा कुछ नहीं किया। जब वो यहां से गए, हम गरीब थे, हमारा देश गरीब था, हमारे देश में हेल्थ अच्छी नहीं थी, हमारे देश में एजुकेशन फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी, हमारे देश का एग्रीकल्चर डिक्लाइन हो रहा था, क्योंकि उन्होंने हमारी जमीनों को, जो जिस जमीन में अन्न उगता था उस जमीन में उन्होंने इंडिगो उगा दी, नील उगा दी। इससे क्या होता है, जमीन की फर्टिलिटी भी खराब होती है, ठीक है। फेमीन पढ़ेंगे, द ग्रेट फेमीन क्यों आई, इनकी नीतियों के कारण आई, ठीक है। तो भारत, रिफ्यूजी क्राइसिस, कम्युनिज्म, कैसे भारत में पाकिस्तान का फॉर्मेशन हुआ, हिंदू मुसलमानों के दंगे हुए, एक बहुत असमंजस की स्थिति थी, ठीक है। तो पहला प्लान आया। अब देखो ना, ये प्लान जो है, लोग भूख से मर रहे हैं, ठीक है, लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, और आप क्या बोलोगे हमने इंडस्ट्री डेवलप करनी है, स्टील खाओगे। सबसे पहला अगर क्या है, नेशन में सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, पेट भरना। अगर लोगों ने खाना ही नहीं खाया तो बचेंगे नहीं, अगर लोग ही नहीं बचेंगे तो क्या अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, कौन सी आपने BMW बनानी है, ठीक है। तो पहली प्रायोरिटी कौन सी है, फूड। तो पहला प्लान टोटली किसको डेडिकेटेड, एग्रीकल्चर को। और किसके ऊपर, हेरोड मॉडल, हेरोड मॉडल, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या था, हेरोड डॉमर, हेरोड डॉमर मॉडल। तो ये मॉडल क्या कहता है, ये कहता है भैया प्राइमरी सेक्टर कौन सा है, एग्रीकल्चर है, ठीक है। पहले लोगों का पेट पाल लो, बाद में जहाज उड़ाओ, ठीक है। जब लोग, उसका पता है क्या कहता है, वो कहता है पहले पेट पाल लो, पेट पल गया, एग्रीकल्चर सेल्फ सफिशिएंट हो गया, फिर नौकरियां दो, सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रियां लगाओ। जब लोगों को नौकरियां भी मिल गई, उनका लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा हो गया, फिर लेके आओ टर्शरी सेक्टर। तरीके से चलो ना, ये है नहीं लोग की भूख मरे हुए हैं, तुम जहाज उड़ा रहे हो, ठीक है, उसका मतलब कोई नहीं होता, ठीक है जी। तो पहला क्या था, हेरोड डॉमर मॉडल, ठीक है। और ये क्या करता था, हमको क्या करना चाहिए, एग्रीकल्चर पे फोकस करना चाहिए। तो भारत ने क्या किया, एग्रीकल्चर को फोकस किया, ताकि हम एग्रीकल्चर सेल्फ सफिशिएंट होए, अपनी ग्रोइंग पॉपुलेशन को हम खाना दे सकें, ठीक है जी। और पहला प्लान सक्सेसफुल हुआ, जितना प्लान का टारगेट था उससे ज्यादा हमने एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस कर दिया। अब लोग भूख से नहीं मरेंगे, ठीक है जी, प्लान सक्सेसफुल। चलिए, नेहरू को कॉन्फिडेंस आया और यहां से शुरू हुआ सेकंड 5-year प्लान, जो किसके ऊपर चलता था, महाबोलिस मॉडल,
चलिए 1956 से 1961, चलिए आपको एग्रीकल्चर मिल गया, ठीक है। अब अगला कौन सा है? इंडस्ट्री। तो महाबोलिस एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला कि अब एग्रीकल्चर हमको मिल चुका है, लोगों का पेट भर रहा है, अब स्टेज कौन सी है? इंडस्ट्री की, लोगों को काम देने की। हर आदमी एग्रीकल्चर में नहीं बैठा ना, ठीक है। और एग्रीकल्चर के सिर पर आप इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर सकते, इंडस्ट्री तो आपको लगानी पड़ेगी ना, इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको करना पड़ेगा ना, ठीक है। उसका क्या मतलब है कि एग्रीकल्चर करके बैठ के बिजली नहीं है, कोई इसका तुक नहीं बनता, ठीक है। तो उन्होंने बोला अब हमारा जो अगला फोकस क्या है? इंडस्ट्री पे, आप इंडस्ट्री के ऊपर काम करना शुरू करिए। अब बात आई कि कौन सी इंडस्ट्री बनानी चाहिए, कॉटेज इंडस्ट्री के ऊपर काम करना चाहिए या कैपिटल इंडस्ट्री के ऊपर? व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री? कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री का मतलब, फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, ब्लैक बोर्ड, उसको बनाने के लिए क्या क्या चीजें यूज हुई हैं, उस चीज की इंडस्ट्री, वायर की इंडस्ट्री, पेज की इंडस्ट्री, प्लास्टिक की इंडस्ट्री, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, ठीक है। अब वो कहते हैं हमने ब्लैक बोर्ड बनाना है जी, बनाना ब्लैक बोर्ड है, पेज पल्ले नहीं है तुम्हारे, वो तुम अमेरिका से मंगा रहे हो, ठीक है। फिर क्या फायदा ऐसे ब्लैक बोर्ड का? जब इंपोर्ट करवाओगे उल्टी वो चीज महंगी पड़ जाएगी। तो उन्होंने कहा कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री बनाओ, ऐसी इंडस्ट्री जो बाद में आपको क्या दे? कैपिटल गुड्स बना के दे, वो चीजें बनाओ, जैसे औजार बना दिया, पेचकस बना दिया, ठीक है। आस्ता आस्ता पहले बेसिक इंडस्ट्री बनाओ, उसके बाद आप सिंपल गुड्स बना दो, पाइप बना दो, ठीक है ना। आप आस्ता आस्ता उससे भी आगे जाओ, रॉड्स बना दो, स्विचेस बना दो, कैपिटल गुड्स की बनानी शुरू करो आप, ठीक है जी। तो उनका कॉटेज इंडस्ट्री क्यों नहीं? कहते कॉटेज इंडस्ट्री तो पहले चल ही रही है, या कॉटेज इंडस्ट्री के सिर पर आप ग्रो थोड़ा कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने डेवलप्ड नेशन बनना है, ठीक है, तो सिर्फ कपड़ा बुनने से बन जाओगे? अल्टीमेटली आपको आयरन स्टील इंडस्ट्री बनानी पड़ेगी ना। वही आयरन स्टील अगर तुम बनाओगे, वही स्कूटर में यूज होगा, वही कार में यूज होगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला आपको किसकी तरफ जाना पड़ेगा? कैपिटल इंडस्ट्री की तरफ जाना पड़ेगा। तो महाबोली प्लान टोटली डेडिकेटेड किसको था? इंडस्ट्रियलाइजेशन को। और वो ये बात कहता था कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री बनाओ, जिस चीज से हम कैपिटल भी रेज कर सके और बाकी प्रोडक्ट्स को बना सके, ठीक है जी। तो ये क्या फोकस था? सेकंड 5 ईयर प्लान का। आगे चलिए, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ, भारत में स्टील प्लांट्स लगाए गए। पहला स्टील प्लांट भिलाई, दुर्गपुर, रोड़केला, ये क्या आपके स्टील प्लांट्स, आयरन एंड स्टील। और मजे की बात, किसकी हेल्प से लगाए? फॉरेन कंट्रीज की हेल्प से। जर्मनी ने हेल्प की हमारी, ठीक है जी। इसके बाद यूएसएसआर ने हमारी हेल्प की, यूएसए ने भी हमारी हेल्प की। फॉरेन टेक्नोलॉजी हमने ली और उनके हेल्प से हमने क्या किया? भारत में स्टील प्लांट्स लगाने शुरू किए, ठीक है। इसके अलावा इसी प्लान के तहत भारत में एटॉमिक एनर्जी कमीशन आया। अब हमने किसके ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया? एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी का मतलब ये नहीं हमने हथियार बनाने थे, एटॉमिक एनर्जी का मतलब ये, क्योंकि उनको पता ना इंडस्ट्रियां लग रही हैं, इंडस्ट्रियां लगाने के लिए आपको क्या चाहिए? बिजली चाहिए, ठीक है। तो बिजली के लिए आपने सबसे पहला काम किया, एटॉमिक एनर्जी आने वाले टाइम की एनर्जी थी, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी से आज प्लांट्स लग रहे हैं, तो उन्होंने पहले काम शुरू कर दिया कि हमारा जो बेसिक फ्यूचर मिशन है वो क्या है? हम भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाएंगे। इसके लिए उन्होंने एटॉमिक एनर्जी कमीशन बना दिया। और यहां तक कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ एटॉमिक साइंस की भी नींव रखी गई। इसके अलावा
हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, बिजली चाहिए ना, अब इंडस्ट्री बना दी, मशीन आ गई, बिजली है नहीं, ठीक है ना, पक्के से थोड़ा चलाओगे, पक्की मारोगे तो मशीन चलेगी, ऐसे नहीं चलती ना, बिजली से चलती है। तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, ताकि मेन चीज क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज चले उससे, ठीक है जी। तो मेजर भांकड़ा नंगल डैम प्रोजेक्ट, दूसरा दामोदर रिवर प्रोजेक्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है भारत में लॉन्च किए गए। भांकड़ा नंगल तो हमारे पंजाब से रिलेटेड है, ठीक है। मेन फोकस क्या है, इंडस्ट्रीज बना रहे हैं हम, उनको बिजली चाहिए मशीन्स को रन करने के लिए, और उसके लिए हमको क्या चाहिए, हाइड्रो पावर प्लांट। देखो ना, लिंक्ड है ना इंडस्ट्री से, हर चीज लिंक्ड आ रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली फोकस किसका था, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर, ठीक है जी। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ गया आपको? चलिए आगे चलिए, थर्ड 5 ईयर प्लान। (1961 to 1966) इसको गाडगिल मॉडल भी कहा जाता है, कई बुक्स में इसको आपको मिलेगा जॉन सैंडी एंड चक्रवर्ती मॉडल। गाडगिल मॉडल भी कहा जाता है और जॉन सैंडी एंड चक्रवर्ती मॉडल भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो इसका मेन फोकस क्या है, सेल्फ रिलायंस, बहुत इंपॉर्टेंट प्लान है ये, सेल्फ रिलायंस। इसका मतलब क्या पता है, मेक इन इंडिया। आज हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं ना, वो पहले कह चुके थे सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या है, एक मिनट अंकल, क्लास से आता हूँ, थोड़ी सी करता हूँ, बस क्लास से मैं क्या थोड़ी सी करता हूँ। हाँ जी मैं दे दूंगा शाम तक दे दूंगा। थैंक यू। गाडगिल मॉडल, जॉन सैंडी एंड चक्रवर्ती मॉडल, सेल्फ रिलायंस। आज हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं ना, वो पहले कह चुके हैं कि आहिस्ता देखो एकदम से नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता हमको क्या करना चाहिए, हमने सेल्फ रिलायंस की तरफ जाना चाहिए। चीजों की प्रोडक्शन हम खुद करें। हमारी देखो इंपोर्ट आप बंद नहीं करा सकते, ऑयल कहां से बुलाओगे, ऑयल तो है ही नहीं आपके पास, क्रूड ऑयल कहां से ले आओगे आप। सेल्फ रिलायंस का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल इंपोर्ट बंद कर दोगे, ये नहीं हो सकता, ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है ये, ठीक है। उसने बोला कि आप ऐसा काम करो कि हमारी इंपोर्ट्स कम हो जाए। फॉर एग्जांपल आज हम ड्रोन्स बना के बेच रहे हैं, आपको पता है पिछले साल क्या डील हुई है, इंडिया ने अपने ड्रोन्स अमेरिका को बेचे हैं बना के डीआरडीओ ने। ये होता है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब ये नहीं है हमने लेना ही कुछ नहीं तुमसे, तो तेल ही नहीं होगा तो चलेगा कैसे, ठीक है। कोशिश करो कि तुम्हारी इंपोर्ट कम हो जाए। जब से हमने मेक इन इंडिया किया, हम अपने हथियार बनाने शुरू कर दिए हैं, ठीक है ना। हमारी जो हथियार का बजट था जो हम इंपोर्ट कराते थे, वो आगे से क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। अब आपके पास मक्का नहीं है, आपके पास क्या था, हमारे पास मिलेट्स नहीं थे, हमने क्या किया, मिलेट्स को उगाना शुरू कर दिया, हमारा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो गया, हमारा इंपोर्ट बिल कम हो गया। इसका मतलब होता है कि आप इस तरह से काम कीजिए कि अल्टीमेटली आपकी इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाए, ठीक है। पर ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ, नहीं हो पाया। क्यों? भारत ने जो बजट अलॉट किया था प्लानिंग कमीशन ने कि हम इस हिसाब से चलेंगे, प्लान बनाएंगे कि सेल्फ रिलायंस, पाकिस्तान को पता थी ये बात,
चाइना को भी पता थी ये बात, क्योंकि ये तो है तो दुश्मन है ना हमारे। वो हिंदी चीनी भाई भाई का कुछ, जब से हमने क्या किया, हमने असैलम दिया किसको, दलाई लामा को, वो हमारे गेस्ट हो गए। आपने मिडिवल इंडिया पढ़ी थी ना, इल्तुतमिश ने दिया था मंगबर्नी को असैलम, जब चंगेज खान उसके पीछे लगा हुआ था, नहीं दिया था। अगर वो दे देता दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाती। हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ते ही ना। यार तुम देखो ना, तुम्हारी इकोनॉमी है क्या अभी, इकोनॉमी तुम्हारी अभी शुरू हुई है एंड यू आर बिहेविंग लाइक यूएसए। तुमने सैलन दे दिया चाइना खिलाफ तुम्हारे, पाकिस्तान तो वैसे ही माचिस जला के बैठे, बम बारूद है तो मैं आग लगाऊं, ठीक है। तो जितना पैसा था प्लानिंग का, सबसे पहले कहां गया, 1962 इंडो चाइना वॉर, पापड़ बिक गए, हथियार कम हो गए, यहां तक कि गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूशन मांगनी पड़ी लोगों से, ठीक है। डिफेंस बजट को ज्यादा करना पड़ा। भारत को सबक आ गया कि चाइना से हम हार गए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको अपनी आर्मी को बिल्ड करना ही पड़ेगा, ठीक है। 1962 के बाद क्या हुआ, वो जो एक्सपेंडिचर प्लानिंग में जाना था वो कहां चला गया, डिफेंस में। 1965 क्रांतिकारी प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, इतने से थे। अच्छा, पाकिस्तान कहते ना सियाना कहां गूंज गिरे, पाकिस्तान को तो 1962 में तो हार ही गए हैं, चलो हम भी कर देते हैं, ठीक है। उनको ये नहीं पता था अंदर खाते हमने क्या किया, जितना प्लान का एक्सपेंडिचर था डिफेंस में लगा दिया, ठीक है। 1965 में उन्होंने अटैक कर दिया और पाकिस्तान हार गया। वो देख के हैरान हो गया ये क्या हुआ। बेसिकली क्यों हारा, क्योंकि हमने जो प्लान पे एक्सपेंडिचर लगाना था ना, करोड़ों अरबों रुपया, वो हमने कहां लगा दिया, डिफेंस में लगा दिया। अब आपने डिफेंस में लगा दिया तो अल्टीमेटली आप नुकसान में तो आओगे ना, आओगे ना। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, भारत का ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया। जो थोड़ा बहुत लग रहा था, आस लग रही थी कि हो जाएगा, और 66 आते आते क्या हुआ, एक तो आपके लाल बहादुर शास्त्री जी को जहर दे दिया गया, ठीक है। ताशकंद ने उनको, पाकिस्तान ने जहर देके मार दिया उनको, ठीक है। उनकी बॉडी नीली पड़ गई थी पूरी, ताशकंद एग्रीमेंट में मार दिया। और दूसरा, उनके बाद भारत में फमीन भी आई। तो ओवरऑल ऐसे डिसबैलेंसेस हो गए कि ये प्लान हमारा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ठीक है। पर ये जो मेन इंसिडेंट्स थे इस प्लान में हुए थे। आगे चलिए, 66 से 69 तक भारत में प्लान हॉलीडे बनाया गया। प्लान हॉलीडे का मतलब क्या है, 66 के बाद हम ऐसी क्राइसिस में आ चुके थे कि अब हमारे पास ना पैसा बचा है ना, अब हमको एक नई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी 5 ईयर प्लान के लिए, कि सब कुछ डिसबैलेंस हो गया ना, बंदा सोच क्या रहा था हो क्या गया, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या बोला, 66 से 69 अभी हम 5 ईयर प्लान नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हर साल एक प्लान बनाएंगे, शॉर्ट टर्म प्लान बना दिया उन्होंने, क्योंकि हमने फिर से रिवाइव करना है ना अपने आप को, पहले अपने आप को रिवाइव करोगे तभी 5 ईयर प्लान बनाओगे। हमने क्या किया, 66 से 69 हम क्या करेंगे, हर साल एक प्लान बनाएंगे, हर साल, ठीक है। तो इतिहास में, इकोनॉमी में कई बार कोई रोलिंग प्लान भी कहा जाता है। अपने आप को फिर से रोल किया ना, फिर से अपने आप को तैयार करना, ठीक है। तो एक साल देखा कि चलो इस साल हम एग्रीकल्चर पे कर देते हैं, अगले साल हम अब क्या करेंगे, हम इंडस्ट्री पे कर देंगे, इस बार हमको डिफेंस में करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम स्टेज में आना चाहते हैं, तो हमने हर साल का अब टारगेट लगा लिया। अभी हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि हम 5 साल का टारगेट बनाएं और उस हिसाब से पैसा डिस्ट्रीब्यूट करें। हमने आपको अपने आप को क्या किया, रिकवर किया। बीमार आदमी है ना, आप बीमार आदमी को वो शोएब अख्तर की तरह जाके बाउंसर मार, वो थोड़ा हो सकता है। उसको पहले क्रोसिन खिलाओ, पानी पिलाओ, खाना खिलाओ, दलिया खिलाओ, थोड़ा उठाओ तो सही उसको, फिर पकड़ाओ उसको, बोल दो जा उसका सिर फाड़ जाके बोल, ठीक है ना। तो अभी ये बीमार हो गया, अब इसको आपने क्या किया, एक साल तक आपने इसको उठाया, हमने वेट की 4th ईयर प्लान के, 69 तक हम उठ गए थोड़ा। अब क्या आएगा, 4th 5 ईयर प्लान, लिखिए जी, 4th 5 ईयर प्लान 1969 to 1974। हाँ बेटे,
ठीक है ये कर देना, पेमेंट दे दूंगा शाम को। ओके चलिए 4th 5-year प्लान। रोलिंग प्लान, अपने आप को रोल करना। ठीक है जी, आगे चलिए 4th 5-year प्लान। चलिए फिर से टारगेट क्या आया, सेल्फ रिलायंस। प्लस इकोनॉमिक ग्रोथ। अब प्रधानमंत्री कौन, इंदिरा गांधी, और ये रेवोल्यूशनरी प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी बहुत हैं। अगर पंजाब, ये मत देखो पंजाब के एस्पेक्ट में इमरजेंसी लगाई, लीडर्स को अंदर डाला, ठीक है, डिक्टेटर थी। आज तक ओपोजिशन के पार्टीज को मोदी ने नहीं अंदर डाला, जो उन्होंने कर दिया था, इंटरनल इमरजेंसी लगवा दी। ठीक है, फिर पंजाब में पहले तो डिस्टर्बेंस क्रिएट की, बाद में आपने वहां जाके श्री हरमंदिर साहब पे अटैक करवा दिया। तो पॉलिसीज गलत थी इन लोगों की। ठीक है, तो बेसिकली क्या थी, ये थोड़ा कट्टर स्वभाव की प्रधानमंत्री थी। ठीक है जी, मतलब पहले रहता फैला देना, बाद में उसको समेटना, वो वाला हाल था इन लोगों का। ठीक है, तुम्हें फैलाना ही क्यों है। ठीक है जी, तो अब भारत में क्या हुआ, फिर से फेमीन आ गई। इंदिरा गांधी कहां पर गई, यूएस प्रेसिडेंट के पास, उनसे क्या मांगने, एड मांगने कि हमको एड दो। आई थिंक PL 780 ऐसे कुछ नाम से कुछ एड थी, अब देख लेना इसको। ठीक है जी, एड मांगने गए। अब जो यूएस का राष्ट्रपति था ना, उसने मैडम को बैठा दिया बाहर रिसेप्शन में कि सर अभी बिजी हैं। व्हाइट हाउस की रिसेप्शन में मैडम बैठ के 10 घंटे बैठी नहीं। ठीक है, 11वें घंटे जब उनका मिलने का टाइम आया तो वो यूएस प्रेसिडेंट को ही गालियां बकी, तुमने हमको बेवकूफ समझा, मैं किसी नेशन की प्राइम मिनिस्टर हूं, ऐसे वैसे। उसने तो यहां तक कह दिया था, शी इज बेसिकली भूतनी, ये किसी देश की प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये गूस है, कैसे पड़ गई मुझे आ गई है। ठीक है भाई, नेचुरली 10 घंटे किसी को आप वेट करवाओगे तो यही होगा। ठीक है जी, तो उसने बोला कि हम अब यूएस के साथ नहीं चलेंगे। ठीक है, हुआ क्या था, अंदर खाते क्या हुआ था, जो इनके नैयर थे, JP नैयर, उन्होंने बताया था उस समय जो विश्व था 2 पार्ट से बटा हुआ था, यूएस और USSR। और विश्व में क्या चल रही थी, कोल्ड वॉर। हम पढ़ेंगे इसको वर्ल्ड हिस्ट्री में, बहुत प्यारा टॉपिक है कोल्ड वॉर का। ये तो सैटेलाइट। ठीक है, यूएस ने भारत को बोला कि हम आपको एड कब देंगे, अगर आप हमारे संघ में आओगे। और भारत में जो कार्डिनल प्रिंसिपल चल रहा था, वो क्या सा चल रहा था, नॉन अलाइंग मूवमेंट, नैम। नैम का मतलब क्या है, ना तो हम USSR के साथ जाएंगे, ना हम यूएस के साथ जाएंगे, हम अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज बनाएंगे। और इसको किसने शुरू किया था, नेहरू ने शुरू किया था। ठीक है, तो क्योंकि इंदिरा गांधी नेहरू परिवार से थी तो उसी में चली। ठीक है, तो उन्होंने कह दिया एड विल नॉट बी गिवन टू यू। इंदिरा गांधी आई और उन्होंने एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट एंड स्वामीनाथन उनको बुलाया। उनको कहां पर भेजा, मैक्सिको, क्योंकि मैक्सिको में क्या आया था, ग्रीन रेवोल्यूशन। वो यहां पर गए, सीख के आए और भारत में HVY सीड्स लेके आए। प्लस भारत में इंदिरा गांधी क्या लेके आई, ट्रैक्टर्स लेके आई। रिजल्ट भारत में किस चीज का शंखनाद हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन। बस यहां से भारत ने पीछे नहीं देखा। इसको हम क्या कहते हैं, हरित क्रांति। पीछे नहीं देखा, आगे ही देखा। इतना आगे कि हम पे एलिगेशंस लगाता है कि आप लोग क्या करते हो, ट्रेड को डिस्टॉर्ट करते हो। पढ़ा था ना हमने सब्सिडीज को, आज उनको हम पे एलिगेशंस लगाने पड़ रहे हैं।
और एक टाइम था हमारी प्रधानमंत्री वहां बैठ के आई थी, 10 घंटे वेट करके आई थी, ठीक है। तो इसको क्या बोला गया, हरित क्रांति। हाँ, तो फोर्थ प्लान में क्या है, इंदिरा गांधी आती है तो सबसे पहले क्या होता है, एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ फेमीन आई, एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन कम हुई, ठीक है। ये एड मांगने गए यूएस से कि आप हमको फूड दीजिए, यूएस ने इनको 10 घंटे तक बैठा के रखा और आप पे एक शर्त लगा दी कि आप हमारे संघ में आए, भारत ने ना कर दी। उसके बाद क्या हुआ, भारत ने अपने साइंटिस्ट कहां पर भेजे, मैक्सिको में, और वहां से हमको टेक्निक आई ग्रीन रेवोल्यूशन की, ठीक है। हमारा जो एम है वो क्या है, सेल्फ सफिशिएंसी, हमको क्या होना है, सेल्फ सफिशिएंट होना है। इंदिरा गांधी जी ये चाहती थी कि भारत अब क्या हो जाए, सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, ठीक है। और हम अब जो बाहर की एड है उस पर डिपेंड नहीं होना चाहते हैं, इसलिए भारत में अब क्या आया, ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ये पहली कंट्रीब्यूशन थी फोर्थ फाइव-ईयर प्लान की, ठीक है। दूसरी, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, पढ़ा था हमने, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स बहुत जरूरी था। देखो ना, अपने ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है इकोनॉमी की, और पैसा किनके पास है, कुछ कैपिटलिस्ट के पास है। जो बैंक थे, ठीक है, वो किसको पैसा दे के राजी थे, बड़े बड़े इंडस्ट्री को, आम बंदे को तो देते ही नहीं थे, क्योंकि बैंक्स क्या थे, मेजर प्राइवेट सेक्टर के बैंक से प्रॉफिट मेकिंग पे चलते थे वो, ठीक है। इंदिरा गांधी ने क्या किया, भारत में नेशनलाइजेशन लिया, जिसमें मेजर बैंक्स को क्या कर दिया, नेशनलाइज कर दिया, गवर्नमेंट के अंडर आ गए वो। अब किसान भी अगर वहां पर पैसा मांगने जा रहा है तो आपको पैसा देना पड़ेगा। एक आम आदमी भी अगर वहां पर लोन लेने जा रहा है, आपको लोन देना पड़ेगा। पहले नहीं देते थे वो लोग, पहले वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को देते थे, ठीक है। तो यहां से शुरुआत हुई कि जो अब पैसा था वो कहां पर चला गया, विलेज लेवल तक जाना शुरू हो गया। अब किसान ने ट्रैक्टर लेना है, ठीक है, वो लोन लेने चला गया, हमने तुमको लोन ही नहीं देना। भाई किसान के पास पैसा कहां से आ गया, ट्रैक्टर लेने को। तुम नहीं लोन दोगे तो ग्रीन रेवोल्यूशन कैसे आएगा, नेशनलाइज कर दिया। किसान गए, ट्रैक्टर लिए, बीज लेने हैं, उसके लिए लोन लिया, खेती हुई, बम्पर खेती हुई, प्रॉफिट आया, लोन चुकाया, बैंक्स भी प्रॉफिट में, एग्रीकल्चर भी प्रॉफिट में। तो उसके लिए क्या जरूरी था, नेशनलाइजेशन करना, उनको फाउंडेशन में लेके आना। तो अगला स्टेप क्या किया गया, नेशनलाइजेशन किया गया। ये फोर्थ फाइव-ईयर प्लान के मेजर अचीवमेंट थी, सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ हम जा रहे थे, ठीक है जी। क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आगे चलिए, फिफ्थ फाइव-ईयर प्लान 1974 से 1979। फिफ्थ फाइव-ईयर प्लान में भारत में एक नारा लगा जिसका नाम क्या था, गरीबी हटाओ। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि गरीबी हटाओ नारा किस प्लान में था, फिफ्थ फाइव-ईयर प्लान में, ठीक है। फिफ्थ फाइव-ईयर प्लान में भारत में एक नारा लगा, गरीबी हटाओ। और फिफ्थ फाइव-ईयर प्लान इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, भारत में सबसे पहले कंसेप्ट आया था नेशनल हाईवेज के ऊपर काम होना शुरू हो गया। पहले क्या थी, रोड छोटी छोटी होती थी, पेड़ लगे होते थे इस तरह से। अब क्या किया, रोड्स को बड़ा करना, जीटी रोड्स बड़ा करना शुरू कर दिया, पेड़ काटे, बढ़ाया रोड को ताकि ज्यादा ट्रक निकले, ज्यादा बसें निकले, ठीक है। नेशनल हाईवे के ऊपर हमने काम करना शुरू कर दिया। ये हमारी मेजर फोकस था फिफ्थ फाइव-ईयर प्लान। आगे चलिए, सिक्स्थ फाइव-ईयर प्लान। सिक्स्थ फाइव-ईयर प्लान 1980 टू 1985। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्लान है सिक्स्थ फाइव-ईयर प्लान। भारत की डेवलपमेंट, नेशनल बैंक,
फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं हम उसको बैंकिंग में। ठीक है, अगर किसान ने लोन लेना है तो बैंक को पैसा कौन देगा? नबार्ड, और बैंक आगे आपको लोन देगी। ठीक है जी, तो रीफाइनेंस फैसिलिटी, ये पहली अचीवमेंट हमने 6th 5-year प्लान में की। दूसरी अचीवमेंट, भारत ने नेहरू का सोशलिस्ट मॉडल खत्म हो गया। भारत सोशलिज्म से बाहर आ गया। ठीक है, अब हमने कौन सा मॉडल अपना लिया? मिक्स्ड मॉडल। अब भारत ने यह बात कह दी कि अब हम सिर्फ सोशलिस्ट इकोनॉमी में नहीं चलेंगे। देखो ना, सोशलिस्ट इकोनॉमी से आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपने डेवलप्ड कंट्री बनना है, यूएस के टक्कर में जाना है, तो आपको अपनी इकोनॉमी को ओपन करना पड़ेगा, कैपिटलिज्म को तो आना पड़ेगा। देखो, कामयाब इंडस्ट्री से हो गए। कौन सी ऐसी कंट्री बता दो जो एग्रीकल्चर के सिर पे डेवलप कंट्री बनी है? बता दो आप कोई ऐसी कंट्री मुझे बता दो जो सिर्फ एग्रीकल्चर के सिर पे डेवलप बन गई। नहीं, अगर कोई कंट्री बनी है वो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के सिर पर बनी है। एग्रीकल्चर तो एक बूस्ट है, फर्स्ट स्टेज है। ठीक है ना, एग्रीकल्चर ने आपने बेसिक काम पूरा कर दिया, उसके बाद अगली चीज क्या है? मैन्युफैक्चरिंग और टर्शियरी सेक्टर। अब उन्होंने बोला भैया अगर हम सोशलिस्ट में बैठे रहे तो हम डेवलप्ड कहां बनेंगे? तो अब अगला काम क्या आ गया? क्या हमने कहां पर चलना है? एग्रीकल्चर की ओर। तो एग्रीकल्चर से शिफ्ट होकर अब थोड़ा थोड़ा कैपिटलिज्म को लेके आना है। तो ये दौर क्या था? जब हमने नेहरू मॉडल को त्याग दिया, अब हम मिक्स्ड अप्रोच में आ गए। और यहीं से स्टार्ट होती है बात किस चीज की? आपके लिबरलाइजेशन की। हम अपनी इकोनॉमी को ओपन करना चाहते थे। सिक्स्थ 5-year प्लान 1980 to 1985। ये हम पढ़ रहे हैं 6th 5-year प्लान 1980 to 1985, 6th 5-year प्लान। ठीक है जी, ये पता किसका दिमाग था? संजय गांधी। ये पता किसका दिमाग चल रहा है? संजय गांधी। संजय गांधी। मैं आपको बता रहा हूं 6th 5-year प्लान हम बता रहे हैं। हमने क्या किया? नेहरू पॉलिसी क्या थी? सोशलिज्म की। हाँ देखो, हमने किसमें जाना? कैपिटलिज्म की तो स्टार्टिंग करनी है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली डेवलपमेंट जो आपकी होगी वो किससे होगी? कैपिटलिज्म से ही होगी। तो हम मिक्स्ड मॉडल लेके आ गए। हम सोशलिज्म को भी फॉलो करेंगे और कैपिटलिज्म को भी फॉलो करेंगे। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये सोच कौन लेके आया था भारत में? संजय गांधी। संजय गांधी पता क्या कहता था? कहता अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया तो कहता ऐसे स्टूल लेके बैठ गया था, चेयर में स्टूल ना, ऐसे आराम से बैठा ठाट से चांदनी चौक में, और कहता जितनी भी ये सोच थी उस बंदे की। अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया ना, भारत को 3 साल के अंदर कहता फ्रांस से भी ऊपर ले जाऊंगा मैं। हर घर में मारुति कार आएगी, हर घर में। ठीक है, तो संजय गांधी ये चीज चाहता था। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? भारत ने अब क्या किया? लिबरलाइजेशन की ओर कदम रखना शुरू किया। स्टार्टिंग होगी कि अब हम अपनी आस्ते आस्ते क्या करेंगे? इकोनॉमी को ओपन करेंगे। हम डरते थे ना, हमारा बैड एक्सपीरियंस रहा ब्रिटिशर से। हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया, क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी आई, भारत को लूट के चलेगी। हम डर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो जाए फिर से कोई अमेरिका ब्रिटेन आ जाए, हम लोगों को गुलाम बना के लूट के चला जाए। तो उन्होंने क्या बोला कि नहीं, अगर आप कहो आपको थोड़ा तो ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट होती है आपकी इकोनॉमी की थोड़ी सी ओपननेस की। हमने नेहरू मॉडल को त्याग दिया, अब हम किस में चले गए? मिक्स्ड ओपन में। ठीक है, सोशलिज्म को फॉलो करो, 10% से शुरुआत करो, 10% थोड़ा ओपन करो, प्राइवेट कंपनीज को आने दो, ऐसा सक्सेसफुल हो 20 करो। ये नहीं कि दरवाजे खोल दो।
10%, 20%, 30%, थोड़ी थोड़ी कंपनीज को आने दो, हमने भी आगे चलना है, ठीक है। तो ये क्या था आपका 6th प्लान। क्लियर है इन्वेस्टमेंट्स? फिर आगे चले 7th। 7th 5-year प्लान। सेवंथ 5-year प्लान में हमने क्या देखा, उन्नीस सौ 84 के दंगे बहुत गलत दंगे थे वो, ठीक है। कांग्रेस के ऊपर क्वेश्चन मार्क आया। आप वॉश इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में पढ़ना, लोग तो यहां तक एलिगेशन लगाते हैं राजीव गांधी का पूरा हाथ था उसके ऊपर, पूरा हाथ था। मतलब मैं नहीं कहता ये बात, मैं आपको बुक भी दिखा दूंगा आपको। इंदिरा गांधी का स्पेशल सेक्रेटरी ये बात कहता है कि पूरा प्लान था वो। कांग्रेस ने तो क्या करा ही करा है, राजीव गांधी का प्लान था वो भी। और राजीव गांधी की स्टेटमेंट पता क्या थी, जो उस समय के आपके राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, कि जब बड़ा पेड़ गिरता है ना, थोड़े बहुत झटके तो आते ही हैं, ठीक है। बहुत किरकिरी हुई गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट को बोला गया कि यार तुम प्लानिंगों की बातें करते हो, इंडस्ट्री बना देंगे, पेरिस बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लोगों के पल्ले क्या है? लोग गरीबी में, दंगों में, कि आज खुलेआम दंगाई आ रहे हैं, सिख कम्युनिटी को मार रहे हैं, पुलिस मूक दर्शक बन के बैठी, कुछ कर ही नहीं रही। क्या किया आपने? क्या फायदा हुआ ऐसी डेवलपमेंट का? क्या फायदा हुआ ऐसी प्लानिंग का? गवर्नमेंट ने इंट्रोस्पेक्ट किया, ये बात तो सही है। अब गवर्नमेंट किस में आ गई? सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस समझ में आ गया? सोशल जस्टिस का मतलब क्या है? सोशल जस्टिस का मतलब ये नहीं है कि जस्टिस देना, वो तो है ही है। सोशल जस्टिस का मतलब ये भी है कि यार अमीरों के घर में पीजे बन रहे हैं, गरीब के घर में दो वक्त की रोटी नहीं है। अमीर के बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, गरीब के बच्चे कहाँ हैं? ठीक है, दंगे करा रहे हो तुम, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। जस्टिस सोशल लेवल पे अगर लॉ एंड ऑर्डर है तो उसको सबका बेनिफिट होना चाहिए। अगर देखो हर बंदे को जीने का हक है ना, तो ये गलत बात है ना कि आपने 84 के दंगे करा दी, तो आपकी पुलिस टैक्स पेयर से ही पैसा लेती है ना, तो क्यों चुप करके बैठी हुई थी वहां पर? या पंजाब में अगर प्रॉब्लम आई, पंजाब में हिंदू मारे गए, तो पुलिस क्यों चुप करके बैठी हुई थी? सोशल जस्टिस वो ठीक है, हमने सब कुछ किया, पर हमने अल्टीमेट पता क्या होता है, जब हम बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ लेते हैं ना, हम एनसीईआरटी को छोड़ देते हैं। हम बेसिक चीजें, बच्चे फेल पता क्यों होते हैं? वो इतना जबरदस्त पढ़ते हैं, बेसिक चीजों को छोड़ देते हैं। हमने सारा कुछ कर दिया, जब हमारे लोग ही दुखी हैं, तो हमने क्या उस चीज का फ्रूट मिलना किसको था? लोगों को मिला था, वो दुखी है। तो उन्होंने कहा नहीं, अब थोड़ा स्टॉप हो जाओ, और हमारा फोकस क्या है? सोशल जस्टिस। एजुकेशन सबको दी जाए, हेल्थ सबको दी जाए। ये नहीं है कि कोविड है, बंदा सिलेंडर की ऑक्सीजन की कमी से सड़क में मर गया, या कोई गर्भवती माँ है, ठीक है, उसको लेके जा रहे हैं, रास्ते में उसने गर्भ धारण कर लिया, मर गई, ठीक है, या आपके सिविल हॉस्पिटल में पैरासीटामोल नहीं है, खत्म हो गई है, बंदा बुखार से मर गया। क्या करना है ऐसी चीज को? ठीक है, तो अब गवर्नमेंट ने बोला नहीं, हमारा अगला फोकस क्या है? सोशल जस्टिस। लोगों की लाइफ को ना इंप्रूव करना है हमें। समझ में आ गया जी? आगे चलिए, एनुअल प्लान 1990 टू 1992। मुझे तो लगता है आज पूरा होएगा नहीं चैप्टर, एक लेक्चर फिर लगेगा इसके ऊपर।
मतलब 11 तो बज ही गए, 11:30 तक क्लास है। पता क्या, अब मैं आपको ये कह दूं ना कि चलो जी 7th 5 ईयर प्लान का टॉपिक सोशल जस्टिस, आपको समझ नहीं आना सोचा सर ये सोशल जस्टिस क्या चीज है। हमने ये भी तो पढ़ना ना क्यों आई चीज को। अब इकोनॉमी के साथ ये प्रॉब्लम है, हिस्ट्री में तो क्या स्टोरियां सुनाई जाओ, चलते जाओ, ठीक है। अब 1992 में क्या हुआ, लो जी भारत में आ गई बीओपी क्राइसिस, थैंक्स टू गल्फ वॉर। ठीक है, सबसे बड़ा विलन कौन है, सद्दाम हुसैन। अमेरिका को चाहिए था तेल, ठीक है, अमेरिका का पंगा पड़ गया ईरान के साथ, ठीक है जी। ईरान उसका दुश्मन आज का नहीं है, बहुत पुराना दुश्मन है वो, ईरान बहुत पुराना दुश्मन है। अमेरिका को ऐसे लगा कि अगर ईरान जो है वो इस तरह से मुसलमानों को भड़काता रहा, ईरान ने तो यहां तक कह दिया था इकट्ठे हो जाओ सारे, अमेरिका को तेल देना बंद कर दो, इसकी अपनी जो आकड़ है ना ये 4 दिन में ठंडी हो जाएगी। ये जो दबके मारता फिरता हम लोगों को, अमेरिका टेंशन में आ गया। अमेरिका कहता हमारा एक एजेंट कौन है वहां पर, इजराइल। इजराइल को पूछता कौन है, वो तो वैसे ही दुश्मन है लोगों का। तो वो कहता कोई ऐसा आदमी खड़ा करना पड़ेगा ईरान के खिलाफ जो हमारी सपोर्ट करे। उसने किसको खड़ा कर दिया, सद्दाम हुसैन को। उसने किसको खड़ा कर दिया, सद्दाम हुसैन को, ठीक है। अब सद्दाम हुसैन को खड़ा तो कर दिया, सद्दाम हुसैन ने सारी फंडिंग भी खुद खा गया, इजराइल को भी नुकसान ही नहीं पहुंचाया। मिल गए वो गोरी वाला जाग गया ना, मुसलमान मुसलमान भाई भाई, ठीक है। तो अमेरिका का एक आदमी बैठा हुआ था कतर, कतर ने की सद्दाम हुसैन को धमकी दे दी कि भैया अगर तू सही तरीके से ना चला हम तेरे पे अटैक कर देंगे। सद्दाम हुसैन ने क्या किया, कतर की जो ऑयल वेल्स थी ना कुओं पे बम फेंक दिया। इसको हम क्या कहते हैं, गल्फ वार। जो गल्फ था वो वॉर में चल पड़ा, आग लग गई। अब कुएं में आग लग गई, तेल की आ गई कमी, भारत की इकोनॉमी तो वैसे ही ओपन नहीं है, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ज्यादा नहीं है, लो जी तेल हो गया महंगा, भारत में आ गए बीओपी क्राइसिस। भारत चलेगी आईएमएफ के पास, पैसा दो जी। आईएमएफ ने तो पहले तो आपसे गोल्ड रखवा लिया और आपको क्या बोला, लेके आओ रिफॉर्म्स, खोलो अपनी इकोनॉमी को, ग्लोबलाइजेशन, इंटीग्रेट करो, ठीक है। पी, प्राइवेटाइजेशन। आप प्राइवेट कंपनीज को नहीं लेके आ रहे ना, प्राइवेट सेक्टर को आपने उठने ही नहीं दिया। लेट बी, प्राइवेट कंपनीज को आने दो। और एल का मतलब क्या है, लिबराइजेशन। मतलब अब क्या करना है आपने, अपनी जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको हल्का कर दो। फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट कंपनी ने लाइसेंस लेना, तुम्हारी ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल ही बहुत ज्यादा, ये लेके आओ वो लेके आओ, बंदा कहेगा छाटे भरे मैंने लाइसेंस लेना, ठीक है। तो जितने भी आपके ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल है उसको लूज कर दो। और ये रिफॉर्म्स कौन सी थी, एलपीजी रिफॉर्म। हालांकि इसके ऊपर हम अगले लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो इसके तहत क्या हुआ, भारत को अल्टीमेटली पैसा उठाना पड़ा आईएमएफ से और एलपीजी रिफॉर्म्स को लाना पड़ा, ठीक है। तो ये जो प्लान था 1990 से 1992, ठीक है, ये बेसिकली क्या था, 1990 से 1992 तक हम कोई प्लान नहीं लेके आए, क्योंकि हम बेसिकली किसमें फंसे हुए थे, बीओपी क्राइसिस में, ठीक है। आईएमएफ से हमारी डील हुई और अल्टीमेटली 1992 से 1997 में हम एक फिर 5 ईयर प्लान लेके आए और उस 5 ईयर प्लान में क्या हुआ, हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया और भारत में क्या आया, एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। आगे चलिए, तो 8 5 ईयर प्लान 1992 से 1997। बीओपी क्राइसिस क्या है मैं आपको दोबारा समझाता हूं। अब बीओपी का आपने चैप्टर में लगाया, जब डॉलर्स की कमी आ जाए आपके पास, डॉलर या फॉरेन करेंसीज की आपके पास कमी आ जाए, तो आप किसमें चले गए, बीओपी क्राइसिस। अब आपका इंपोर्ट महंगा हो गया, ठीक है, इंपोर्ट बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट आपका घट रहा है, ठीक है। आपका क्या हुआ, तेल महंगा हो गया, जहां $5 का तेल आता था आप कितने का आ गया, $50 का, क्योंकि तेल की किल्लत हो गई थी ना। बम जो फेंक दिए थे उन लोगों ने, सद्दाम हुसैन ने बम फेंक दिए, तेल की किल्लत होगी,
तो डॉलर हमारे पास कम थे, क्यों? क्योंकि हम तो फॉरेन रेट कर ही नहीं रहे थे, हमारी जो इकोनॉमी क्लोज थी ना। जब आप फॉरेन से डील करोगे तभी आपको डॉलर मिलेंगे ना, जब डील ही नहीं करोगे तो डॉलर कहां से मिलेंगे? हमको सोना रखना पड़ा वहां पर। तो ये क्या था, बीओपी क्राइसिस, डॉलर फॉरेक्स रिजर्व हमारा खत्म हो रहा था। मतलब हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व पता क्या था, सिर्फ 2 दिन का तेल ले सकते थे बस, उसके बाद तेल खत्म, पैसा भी नहीं था। भारत आईएमएफ के पास गया, और आईएमएफ का काम ही यही है, बीओपी क्राइसिस जिस कंट्री में आ जाए उसको उधार में पैसा देना। ठीक है, डॉलर की, फॉरेन करेंसी की हमें किल्लत आ चुकी थी। क्लियर है जी, समझ में आ गया? आगे चलिए, अगला प्लान है 9th 5-year प्लान 1997 से 2002। तो इसके कौन कौन से 4 ऑब्जेक्टिव थे? पहला लिखिए, टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना, रीजनल डिसबैलेंस को करेक्ट करना। इसका मतलब क्या होता है? रीजनल डिसबैलेंस को करेक्ट करने का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़ में पॉवर्टी ज्यादा है, वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, ठीक है, बॉम्बे में सब कुछ है, महाराष्ट्र में। अब आप कहोगे लो जी हमने बॉम्बे भी इन्वेस्टमेंट करनी है, जैसे ये काम है मोहाली को ही बनाना है जी हमने तो, ठीक है। अमृतसर तो चलो टूरिज्म सिटी है ही है ना, जलंधर को देख रहे हो आप, ठीक है ना, संगरूर को देख रहे हो आप, मतलब कुछ एरियाज को ही, इसको हम कहते हैं रीजनल डिसबैलेंस हो गया। एक जगह में तो सब कुछ हो गया, एक जगह में है ही कुछ नहीं, ठीक है। तो उन्होंने कहा क्या कि रीजनल डिसबैलेंस को हमने क्या करना है? करेक्ट करना है, ठीक है। तीसरा लिखिए, टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना है। नेचुरली बात है, जब आप रीजनल डिसबैलेंस को खत्म करोगे तो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंप्रूव हो ही जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो बंदे वेले बैठे हुए हैं, काम नहीं है, ठीक है, काम, पंजाब के दुआबा में और माझा में ये हाल है, लड़के काम नहीं करते, बिजली फ्री, खाना फ्री, पानी फ्री, सब कुछ फ्री, आराम से कुंभकर्ण की औलादें आराम से 11-12 बजे उठती हैं। भैया तुमको बैठे बैठे बिजली मिल रही है, ये तुमसे बड़ा सरकार का जवाई कौन है? ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा आपका कोई, आज सब्सिडी दे रहे हैं, कल बंद होगी, फिर क्या करोगे? फिर तुमसे काम भी नहीं होना, महाविल्य हो जाओगे, तुमको महाविल्य का टैग मिल जाएगा, महाकुंभकर्ण, ठीक है जी। कुंभकर्ण तो बेचारा फिर भी लड़ने चला गया था तुमसे, तो वो भी नहीं होना। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को आपने कैसे ठीक करना है? अगर आपने डिसबैलेंस को ठीक कर दिया, फॉर एग्जांपल जलंधर में इंडस्ट्रीज आ जाए, इन्फोसिस आ जाए, विप्रो आ जाए, हर कोई बंदा काम करेगा, आपको क्या जरूरत है यहां से नोएडा जाने की, मोहाली जाने की, और आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो जाएगा। आज आपको यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ने, अकेडमी ने आपको दिया यहाँ पर, तो आपको जाने की जरूरत नहीं है ना। कहां पर आईएएस की कोचिंग लेने के लिए कहां जाना पड़ता? दिल्ली जाना पड़ता, चंडीगढ़ जाना पड़ता, मिल गया ना। ये क्या हुआ? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो गया ना आपका, ठीक है। तो रीजनल डिसबैलेंस को अगर आप खत्म करोगे तो अल्टीमेटली आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो जाएगा। ये जी इस प्लान के मेन टारगेट्स थे। आगे चलिए 10th 5-year प्लान 2002 से 2007। तो इसमें हमको 2 प्राइम मिनिस्टर मिलेंगे, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा। पहला श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, और दूसरा सरदार मनमोहन सिंह जी। तो ये एक ऐसा प्लान है जहां पर आपको अचीवमेंट तो सर मिली है आपको, ठीक है, अचीवमेंट्स हमको मिल रही हैं, पर उतनी नहीं मिल रही। अब अगर आपको ना कि हमारे प्लान सारे सक्सेसफुल ही होते आ रहे, इतने सक्सेसफुल नहीं हो रहे हमारे प्लान। अगर प्लान सक्सेसफुल हो रहे होते ना, हमको प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग में आने की जरूरत ना पड़ती। अब आप कहते हो अचीवमेंट्स क्यों नहीं मिल रही?
सर अचीवमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ब्यूरोक्रेटिक करप्शन बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है पॉलिसी मेकर ने जो डिसाइड किया गलत डिसाइड किया, बिल्कुल सही डिसाइड किया। आप डीसी हो एक जगह के, ठीक है, आपको स्मार्ट सिटी के लिए पैसा दे दिया और आपने पैसे को डिवर्ट कर दिया। या आप एमपी हो, एमपी को पैसा मिला, एमपी ने पैसा पार्टी को दे दिया, खुद खा लिया। भैया पैसा पहुंच नहीं रहा ना, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बहुत ज्यादा खराब है। तभी मोदी गवर्नमेंट ने एक स्टेप उठाया, उन्होंने कहा कि हम आपको कहेंगे वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, जिससे ऑफिसर चाहे वो आईएएस कैटेगरी का क्यों ना हो, हमको पता लग गया या तो निकम्मा है, काम नहीं कर रहा, आराम से बाबू मोशाए आराम से आ रहे हैं, ठीक है, आपकी कोई इसमें देन नहीं है। सबसे बड़ी बात, अगर आप करप्शन के केस में इंडल्ज हो, वो आपको कहते हैं जाओ पकड़ो भी यार, से निकलो यहाँ से। आजकल तो सरकारी नौकरी भी कौन सी पक्की है, परफॉर्मेंस पे आ गई है। ये जो गवर्नमेंट अभी किसमें आ चुकी है? परफॉर्मेंस पे। परफॉर्मेंस दोगे तब कंटिन्यू करोगे, नहीं तो आप घर जाओ, एक सर्विस के बाद आपको पेंशन मिल जाएगी, हैप्पी। हमको आपकी सर्विस नहीं चाहिए, थैंक यू। अपने आप प्लान एग्जीक्यूट होगा। प्रॉब्लम प्लानिंग में नहीं है, प्रॉब्लम नीचे लेवल पे है, करप्शन है नीचे। चलिए 10th 5-year प्लान, मेजर फोकस स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। स्किल डेवलपमेंट क्यों? अगर आप ध्यान से देखो 2002 से 2007 ये टाइम है मोबाइल्स का, ये टाइम है लैपटॉप्स का। जब एक नया रेवोल्यूशन आया था, नोकिया के कैमरे वाले फोन आए, आपके पेजर खत्म हो गए, मोबाइल्स में डेवलपमेंट हुई, आपकी लैपटॉप्स आने शुरू हो गए, कंप्यूटर्स आने शुरू हो गए, ठीक है। तो हम इंपोर्ट तो हमने कराना नहीं, इंपोर्ट तो करा ही रहे हैं। हमने क्या सोचा, क्यों ना हमारे बच्चे भी बने और खुद बनाए। हमने क्या किया, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। स्किल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? कोर्सेस आ गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स, ठीक है, कंप्यूटर साइंस के कोर्स, बीटेक, बीएससी। और हमने क्या किया, अपने बच्चों की स्किल को अपग्रेड कर दिया, ताकि ना केवल वो खुद सॉफ्टवेयर बनाए, बाहरली कंपनीज को आउटसोर्सिंग भी देना शुरू करें। और जब वो स्किल डेवलपमेंट इंप्रूव होगी, आउटसोर्सिंग आप दोगे, अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगी। स्किल डेवलपमेंट के ऊपर आपका काम होना शुरू हुआ। क्लियर है? समझ में आ गया आपको? ठीक है, स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है ना सर आज के टाइम पे। स्किल डेवलपमेंट है, देखो ये वो टाइम है, नोएडा बूम आया था ना एक सेक्टर का, जो आपका कॉल सेंटर्स, ये वो टाइम है। हमने स्किल अपग्रेड की, आईटी को हम लेके आ गए। और जब स्किल अपग्रेड हुई तो क्या हुआ, हमारे बीटेक लड़के निकले, बीएससी कंप्यूटर साइंस, सबके सब कोई इंफोसिस जा रहा है, कोई जा रहा है। ये वो टाइम चल रहा है 2002 से 2007। और इसी समय भारत में नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ने स्पीड पकड़ ली। तो पहले ही गया था, स्पीड पकड़ी, हाईवेज को बना दिया 2 लाइनिंग और 4 लाइनिंग। बड़े बड़े हाईवेज जो आप आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये यहां से इसकी शुरुआत हुई थी। हाईवेज बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखो ना, अगर आपने सोचो दिल्ली जाना है और आपने पुल नहीं बनाया, हाईवे को चौड़ा नहीं किया, तो पहले तो आपका अटक्का लगेगा लुधियाने में, 3 घंटे तो वहीं खत्म, ठीक है। फिर आगे जाओ, आपका सोनीपत, पानीपत, अंबाला, बंदा दिल्ली पहुंचता था 8-10 घंटे में। तो आप सोचो पेट्रोल कितना यूज हुआ। अगर पेट्रोल ज्यादा यूज हुआ तो अल्टीमेटली हमारा इंपोर्ट बिल ही बढ़ा ना। हाईवे से क्या, जब आप हाईवे में तेज जा रहे हो, ब्रेक कम लग रही है, तो आपका पेट्रोल कम यूज हो रहा है ना, आपका इंपोर्ट बिल कम हो रहा है ना। हाईवे इसलिए जरूरी है। उन्होंने क्या किया, हाईवेज को फास्ट हाईवेज बनाने शुरू किए। तो ये टाइम कौन सा था, 2002 से 2007। समझ आ गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? आगे चलिए 11th 5-year प्लान। दो 2007 से 2012। चलिए, सस्टेनेबल एंड
इंक्लूसिव ग्रोथ। अब इसका मतलब क्या हुआ? सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। ग्रोथ तो मिली कुछ सेक्शंस को मिली, अमीर अमीर हुई जा रहा, गरीब गरीब हुई जा रहा, मिडिल क्लास बेचारा दो ब्रेड के बीच में सैंडविच बन के टिक्की बन के पिस रहा है। ठीक है, ग्रोथ का जो बेनिफिट था वो बेसिकली अपर क्लास को मिल गया, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स कॉर्पोरेट हाउसेस को मिल गया, मिडिल क्लास और लोअर क्लास को उसका बेनिफिट नहीं आया। अब उनको समझ में आ गई ग्रोथ तो करनी है, पर ग्रोथ कौन सी करनी है? ऐसी ग्रोथ करनी है जिसका बेनिफिट हर जगह जाए, एक गरीब को भी जाए, अमीर को भी जाए और मिडिल क्लास बंदे को भी जाए। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? सस्टेनेबल ग्रोथ। चलो ये ग्रोथ करनी है, हमने डेवलप नेशन बनना, सारा पेट्रोल आज ही खा जाओ, सारा कोयला आज ही मुका दो। ठीक है, अगर सारा कोयला आज ही कर दोगे 2060-70 की जनरेशन क्या करेगी बताओ? अब ये तो यूएनओ ने बोला है कि जो आपका रिसोर्सेज है ना, कोयला तेल वगैरह, ये 2070 में खत्म हो जाने हैं। तभी हमने एकदम से बिजली वाली कारें आ गई हैं, सोलर प्लांट्स लगाने शुरू कर दिए हमने। देखो ना, ग्रोथ को, इस रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना, हम तो करें, अगली जनरेशन को भी वो चीज मिले। इसको हम क्या कहते हैं? सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है, तो ये फोकस क्या था? सस्टेनेबल प्लस इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ यानी ग्रोथ का बेनिफिट सबको मिले, प्लस ग्रोथ ऐसी हो कि भैया रिसोर्सेज जो बचे ना उनके लिए भी छोड़ दो। सारे लड्डू आज नहीं खा जाने, तो आने वालों के लिए भी छोड़ दो थोड़ा। तुम तो अमीर हो गए, आने वाले गरीबी का जीवन जिएंगे। जब रिसोर्सेज ही होंगे तो डेवलपमेंट कैसी होगी, तो ग्रोथ कैसी होगी? ठीक है, इस तरीके से करो कि आने वाले लोगों के लिए भी छोड़ दो कुछ। ठीक है, इसको हमने क्या बोला? सस्टेनेबल प्लस इंक्लूसिव ग्रोथ। लास्ट है 12th 5 ईयर प्लान 2002 से 2017। फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ग्रोथ को सस्टेनेबल भी करना है, समझ में आ चुकी है आपको। ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ को और तेज करना। ठीक है, आपने इंक्लूसिव ग्रोथ करनी शुरू की, पर उस ग्रोथ का रिजल्ट ज्यादा नहीं आ रहा। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, पता है ना? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, जिसको वो सनी देओल कहता है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वो बेसिकली यही कहना चाहता है। ठीक है, वो हिंदी में कह रहा है तारीख में तारीख, तारीख में, बेसिकली आपने जस्टिस डिले कर दी। ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ, यार आप बोलो कि इंक्लूसिव ग्रोथ हम लेके हर बंदे को ग्रोथ का बेनिफिट मिलेगा, कब? 2070 में। फिटे मुंह तुम्हारे 2070 में। ओ यार, कितना बंदा मर जाएगा, उसकी लाइफ तो तुमने जन्म कर दी। ठीक है, तुम्हारे इंक्लूसिव ग्रोथ के टारगेट है, ये थोड़ा कि हम आराम से 2070 में जाके देंगे, नहीं। मोर इंक्लूसिव, फास्ट, तेज, जल्दी से जल्दी हमको उस ग्रोथ का बेनिफिट किसको देना है? एंड के लोगों को देना है, जल्दी से जल्दी कवर करना है। ये नहीं कि बाबा लगे 2070 में करेंगे जब हम बूढ़े हो जाएंगे। हमारी जिंदगी तो बेचारी इन चक्करों में निकल गई, भाग दौड़ में। ठीक है, अगलों ने ऐश करनी है, अगलों ने क्या करना है? जब मरेंगे तो फूक के आ जाएंगे, बस काम खत्म। हमारी जिंदगी तो खत्म होगी ना, तुमने खत्म कर दी। फास्टर, तेज, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड नहीं करना हमने। यस, 11th 5 ईयर प्लान जो था सक्सेसफुल हो रहा था, बीच में ना ग्लोबल क्राइसिस आ गई। बीच में क्या हो गया? ग्लोबल क्राइसिस आ गई। ठीक है, इसलिए वो थोड़ा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसलिए हमने क्या किया? 12th 5 ईयर प्लान में उन्हीं चीजों को डाल दिया। हमने कुछ चेंज थोड़ा किया, क्योंकि हमारा जो 11th था वो अच्छी तरह से अचीव नहीं हो पाया था। 12th में भी हमने उसी चीज को डाल दिया और ज्यादा जल्दी करने के लिए डाल दी। ठीक है, ताकि वो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड ना हो जाए। आदमी जिंदा है, जिंदे जी उसको दे दो बेनिफिट, मरने के बाद किसने देखा है? ठीक है, यमराज के बाद थोड़ा जाओगे, नहीं जी मैं तो बेनिफिट देने आया हूं उसको। ठीक है, जल्दी करना उसका। क्लियर है जी? समझ में आ गया? ये क्या थे आपके प्लानिंग? अभी खत्म नहीं हुआ, अभी सोमवार को कोई मॉडर्न हिस्ट्री की लगनी, इकोनॉमी की लगनी है फिर। ठीक है, तो अभी हमने ये किया,
2012 से 2017। चलिए अगली लेक्चर में हम पढ़ेंगे एलपीजी रिफॉर्म्स और पढ़ेंगे कि प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग में हम क्यों आए, क्यों आना पड़ा हमको प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग में। ठीक है, तो वो आप लगाओ कि सोमवार का चैप्टर इसी को डेडिकेटेड है। ठीक है जी, उसके बाद देखेंगे क्या बनती है। यस, 2015 तक नीति आयोग आ गया था, फिर हमने अपनी चेंजिंग कर दी है ना। प्लान टारगेट अभी भी हमने ये रखा हुआ है 12th 5 ईयर प्लान वाला, पर उसकी काफी एलिमेंट्स को हमने चेंज कर दिया है। टारगेट अभी भी वही रखा हुआ है, पर उसको किस तरीके से हमने अचीव करना है उसकी फंक्शनिंग में हमने चेंजिंग कर दी है। वो हम बताएंगे जब नीति आयोग में आएंगे, हम अभी नहीं। देखो 2017 के बाद हमने कोई 5 ईयर प्लान नहीं बनाया। ठीक है, हमने क्या कर दिया, नीति आयोग को लेके आ गए हैं, पर प्लान का जो ऑब्जेक्टिव है आज भी हमारा यही है, क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। अगला 5 ईयर 35 ईयर प्लान आया ही नहीं अभी तक, अभी भी हम 12th 5 ईयर प्लान के ऑब्जेक्टिव को ही चल रहे हैं आगे लेके। ठीक है, हमको देखो ना, प्लान में प्लान लेके आने का कोई फायदा नहीं है, और ये अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव ऑब्जेक्टिव है। जिस दिन तुमने इस चीज को पा लिया यार, तुम्हारी कंट्री तो वैसे ही सक्सेसफुल होगी। देखो ना, 2 मोदी गवर्नमेंट आई, आयुष्मान स्कीम क्या है, फ्री हेल्थ। ठीक है, उज्ज्वला स्कीम, सिलेंडर। ठीक है, आपके टॉयलेट्स बनाए विमेन के लिए, उन्होंने सैनिटेशन का काम करना शुरू कर दिया। तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, यही तो कर रहा है, वो यही तो कर रहा है, और क्या कर रहा है, इसी प्लान को तो फोकस कर रहा है। एजुकेशन सबको दे रहे हैं वो। ठीक है, इसी चीज को वो फॉलो कर रहे हैं। टारगेट अभी यही चल रहा है उनका, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, इसमें सब कुछ कवर है। क्लियर है जी, समझ में आ गया? थैंक यू। चलिए अब क्लास है नहीं चाहिए।